हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज हम 9th सेट डिस्कस कर दें और वो है 18/7/2023 का सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ये सेट हुआ था। देखो, लास्ट वीक रेन ravaged द होल सिटी। ravage का मतलब होता है ना एकदम नाश कर देना, सत्यानाश मचा देना, है ना। उसी को कहते हैं ruin। देखो, पिछले सप्ताह का जो रेन था उसने पूरे सिटी को रुइन कर दिया, यानी कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट। रीअफर्म का मतलब होता है फिर से कंफर्म करना, टू कंफर्म। कोई भी चीज को रीअफर्म करते हो ना तो उसको दोहराते हो, उस पर जोर देते हो, फिर से उसको बोलते हो, यानी इसको रिपीट करते हो। तो एफर्म करना फिर से इज रीअफर्म। आप ऐसे याद रख सकते हो, एफर्म, कंफर्म। रेसेंड, इसका मतलब होता है निरस्त करना, जैसे कोई कानून को निरस्त करना। टू रिपील, रिपील का मतलब किसी भी कानून की बात मैं कर रही हूं, उसको निरस्त करना। टू मेक समथिंग नल एंड वॉइड। और रिट्रैक्ट होता है पीछे हटना। जैसे अगर मैं कहूं भाई तुमने ये बात बोली थी, नाउ यू कैन नॉट रिट्रैक्ट, इसका मतलब होता है कि अपने कहे हुए कथन को वापस लेना, यानी पीछे हटना। किससे? बात से, वादे से, यानी बात, वादे इत्यादि से पीछे हटना इज रेसेंड। देखो, क्लियर बेटा? इस सेशन को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये मेरा पहला चैनल है जो हमने बनाया था यूट्यूब में। तो ये बहुत मेरे नज़दीक है, मेरे दिल के करीब है। इसके बाद मैंने इंग्लिश का एक चैनल बना लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे हम लोग टीचर्स आ गए थे, तो बच्चे खोजने में दिक्कत होता था उनको इंग्लिश के चैप्टर्स। तो इसीलिए मैं फिर अलग से मैंने चैनल बना लिया। लेकिन ये चैनल आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट आओ। National development is defined as an improvement in people's daily arrangements. National development का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है improvement in people, लोगों का daily arrangements में the provision of fundamental necessities or to maintain citizens such as food, education, social service, medical help and so on. यानी जो fundamental necessities है, जीवन में जो मूल जरूरतें हैं, क्या जरूरत है? वो है खाना, पढ़ाई, सोशल सर्विस और मेडिकल हेल्प एंड सो ऑन। इनकी उपलब्धि को, इनको उपलब्ध कराना, एज वेल एज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज। अब डेली अरेंजमेंट्स के जगह पे कौन सा वर्ड है जो आ सकता है? बताओ तो। डेली अरेंजमेंट्स की जगह पे, ऑफ कोर्स बेटा ये सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। कौन सा आ सकता है? हाँ, लिविंग कंडीशन। बेटा जब नेशनल पर कैपिटा इनकम बेहतर हो जाएगा, जब आपको फूड अच्छा मिलेगा, एजुकेशन सही मिलेगा लोगों को, है ना, मेडिकल हेल्थ अच्छा हो जाएंगे, सारे सरकारी अस्पताल सही हो जाएंगे, तो लोगों का जीवन का जो स्तर है वो बेहतर हो जाएगा ना। ये जो कैलमिटी है ना, कैलमिटी का मतलब तो आपदा होता है, त्रासदी होता है। आपदा थोड़ी अच्छा हो जाएगा, है ना। क्या अच्छा होगा? इंप्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग कंडीशन, जिनका जो जीने के जो हालात है वो बेहतर हो जाएंगे। बेटा समझो मीनिंग। अब डाइविंग टेक्निक्स क्या होता है? पानी में डाइव करने का टेक्निक थोड़ी यहाँ कुछ बात की जा रही है, यहां पर तो जीवन स्तर बेहतर करने की बात की जा रही है। They saw the beautiful dash of the gods in the temples. बेटा गॉड्स की मूर्तियां देखते हो आप, तो मूर्ति की बात करेंगे तो आइडल होता है। आइडियल्स तो होते हैं सिद्धांत, और IDLE कहोगे तो बिना काम का बेकार, मतलब बेकार जो बैठे रहते हो ना, बेकार। जिसको कहोगे सिटिंग आइडल, यानी कि बिना काम का, बिना काम किए बेकार बैठे रहोगे, तो उसको कहते हैं आइडल। ही इज आइडल नाउअडेज, ही इज सिटिंग आइडल। देखो, आइडल का प्लूरल में LS होता है, ES नहीं आता, ठीक है।
Clear? Next up, the traffic sergeant proved that the test that Raj was under the influence of drugs and alcohol. जो ट्रैफिक सर्जन था उन्होंने प्रूव कर दिया थ्रू द टेस्ट के थ्रू कि जो राज उस समय जिस समय ड्राइव कर रहा था उस समय ड्रग्स और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था। बेटा जब नशे में होता है व्यक्ति ना, तो वर्ड मैंने आपको अपने में दिया हुआ है इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड का मतलब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, या तो लिकर या तो ड्रग्स, नशे में। ठीक है, मैंने आपको सिनोनिम में दिया था ओवर द एट, वन टू मैनी बताया है ना, याद है ना? उस सब का मतलब था वन टू मैनी, ओवर द एट, उसका सबका मतलब था ड्रंक, ड्रंकर्ड। साइमन, बेटा साइमन तो एक नाम है, इसलिए साइमनाइज्ड जो वर्ड है ना, ये जनरली क्रिश्चियंस यूज करते हैं, क्योंकि कुछ 12 लोग थे जीसस के उसके टीम में, उसमें से एक साइमन था, वो सबके लिए यूज होता है। छोड़ो, पौनी कोई वर्ड ही नहीं है, होगा पौनीड। पौनी तो होते हैं ना, घोड़े के जो बच्चे होते हैं PONY कहलाते हैं, है ना? क्लियर? तो बाकी वर्ड का कोई ढंग का मीनिंग नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट आओ, चेंज द वॉइस, ही डज नॉट बाई, डज नॉट बाई, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिटिव V1 इज MR प्लस V3 चाहिए। शर्ट्स आर नॉट बॉट बाय हिम, शर्ट्स आर नॉट ब्रॉट नहीं, बाई का बॉट होता है, ब्रॉट नहीं होता है। ब्रिंग का ब्रॉट होता है, बाई का बॉट होता है। नेक्स्ट आ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। शी परचेस्ड एन एप्पल होता है, ए एप्पल नहीं, एन एप्पल, ये सही है। खाली एप्पल दे दिया और एप्पल दे दिया, गलत है सब बाकी। शी परचेस्ड एन एप्पल, क्योंकि एप्पल AEIOU से के साउंड से शुरू होने वाले जो शब्द उसके साथ एन आता है ना? नेक्स्ट आओ, वॉइस चेंज करिए। शी इज बिल्डिंग, इज MR प्लस V1 ING में हमें लगाते हैं हम is MR plus being plus V3, a new house is being built by her। देखो, जब भी is MR plus V1 ING देखते हो तो क्या बनाते हो? is MR plus being plus V3। हम बनाते हैं is MR plus being plus V3, है ना? is MR plus being plus V3, right? Next आओ, The company was engaged in spurious trade practice। बेटा स्प्यूरियस जो होते हैं ना, वो नकली होते, जाली होते, जेन्युइन नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं होते, वो क्या होते हैं? फ्रॉडुलेंट होते हैं। देखो, स्प्यूरियस और फ्रॉडुलेंट का मतलब हो गया नकली। इफेक्टिव तो होता है असरदार, जिसका असर हो। स्पेशियस होते हैं जहां पे काफी अच्छा जगह हो, जैसे कहते हैं ना स्पेस हो तो स्पेशियस जगह है। और ट्रेंडी का मतलब होता है इन फैशन, ट्रेंडी का मतलब इन फैशन। देखो, क्लियर? तो फ्रॉडुलेंट और स्प्यूरियस दोनों का मतलब होता है नॉट ऑथेंटिक, नॉट जेन्युइन। नेक्स्ट आओ, इंट्रिग। इंट्रिग जो होता है ना, वो बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करता है। कैसे हो रहा है ये? आई एम रियली इंट्रिग्ड, इसका मतलब होता है इंटरेस्टिंग। बेटा ग्लोरीफाई तो होता है भव्य बनाना, किसी को महान ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाई करते हैं तो भव्यता से रिलेटेड हो जाता है, भव्य बनाना, ग्लोरीफाइंग। राविशिंग एंड स्टनिंग का मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग। स्टनिंग ब्यूटी यानी यार देख के चौंक गए, ऐसा ब्यूटी था, है ना? राविशिंग।
पर्सनालिटी, यानी कि वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। देखो नेक्स्ट आओ, इसमें एरर होगा। जैसे हम देखें एरर समझ में आ गया, एरर है सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर। बेटा हैड के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी इंटरफेयर नहीं इंटरफेयर्ड होगा। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, आप देखो सेंटेंस अरेंजमेंट, और ऐसा सेंटेंस अरेंजमेंट बेटा एसएससी में नहीं आता था, सीडीएस में आता था, जिसमें S1 यानी कि फर्स्ट सेंटेंस और S6 सिक्स सेंटेंस होता था। जो आपके एसएससी में आता था वो S1 और S6 नहीं लिखा होता था, उसमें 1 और 6 लिखा होता था। ठीक है, टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस। आज दुनिया बहुत छोटी सी जगह हो गई है, क्यों भाई? साइंस की वजह से, है ना। We are slowly realizing that the world is a single cooperative group. पूरी दुनिया एक कोऑपरेटिव ग्रुप, जो कहते हैं ना कोऑपरेटिव बैंक, छोटा बैंक होता था, वैसा एक कोऑपरेटिव ग्रुप बन गया। Other religions have become forces with which we have to reckon, and we are seeking for ways and means by which we can live together in peace and harmony. भाई ये हमें समझना पड़ेगा कि बाकी भी रिलीजियंस है, यानी कि दूसरे धर्म है, जो हमें ऐसे फोर्सेस है जो हमें समझना पड़ेगा कि है। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, और पॉपुलेशन का जो मिंगलिंग हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, उससे हमारे थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। फॉरेन नेशंस हैव बिकम अवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। जो बगल वाले फॉरेन नेबर्स जो है, जो सॉरी फॉरेन नेशंस जो है, ऐसा लगता है जैसे हमारे बगल वाले नेबर्स बन गए। We cannot have religious unity and peace so long as we assert that we are in possession of the light and all others are groping in the darkness. भाई मेरा ही तो धर्म है जो सिखाता है कि भाई रोशनी, जो ईश्वरीय रोशनी है, वो तो मेरा ही धर्म दिखाता, बाकी तो सब अंधेरे में भटक रहे हैं। क्या रिलीजन फॉलो कर रहे हो तुम लोग, है ना। मेरा रिलीजन सबसे महान है। अगर हम ये मानेंगे तो कभी भी पीस एंड हार्मनी और यूनिटी इस देश में नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कौन शुरुआत कौन है क्या है। बस खाली एक महसूस हुआ मुझे कि भाई यहां भी रिलीजन की बात हो रही है और यहां भी रिलीजियस यूनिटी की बात हो रही है, यानी क्यू के बाद S6 होगा कि हमें दूसरे धर्म को भी फोर्सेस मानना पड़ेगा, क्योंकि हम रिलीजियस यूनिटी नहीं ला सकते, शांति नहीं ला सकते अगर हम कहेंगे हमारा ही धर्म रोशनी दिखा रहा है, बाकी सब तो अंधेरे में भटक रहे हैं। यानी क्यू के बाद S6 होगा, ये तो कंफर्म है। क्यू के बाद S6, क्यू के बाद S6, क्यू के बाद S6, सिर्फ एक ही में है, चलो बच गए, वरना बाकी सेंटेंस तो समझ में नहीं आ रहा था कौन किससे होगा। बेटा इसका मतलब होता है कि यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज, है ना। देखो वरना सच कहें तो कोई भी और ऑप्शन नहीं था, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। देखो बेटा बैड आयरन का मतलब, आयरन नहीं कहते आयन कहते हैं, बैड आयरन का मतलब होगा बैड लक। ठीक है, बैड आयन इज बैड लक। ये इडियम बहुत, मुझे लगता है किसी और एग्जाम में नहीं आया अभी तक एसएससी। बैड आयन इज बैड लक। Select the sentence containing no spelling error. बेटा no spelling error. The mall road of our city is always teeming का spelling गलत है यार, teeming होता है TEEM। यस ये रहा teeming, और बाकी कोई सही नहीं है। teeming मतलब होता है भरा हुआ। teeming with street vendors, यानी स्ट्रीट में आलू ले लो, प्याज ले लो, शर्ट ले लो, पैंट ले लो, फल ले लो, ये सारे वेंडर्स खड़े रहते हैं। और टीमिंग विद वेंडर्स मतलब कि पूरा का पूरा भरा रहता है। देखो टीमिंग का मतलब भी पता होगा तभी तो देखोगे, नहीं तो टाइमिंग लिख दोगे तुम लोग, पता नहीं क्या लिख के आ जाओगे। आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर्स। बेटा रेस्पेक्टफुल टीचर्स का ये सिनोनिम बोला है। अब सिनोनिम में समझ रहे हो, इसका मतलब होता है
कि आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, अगर उसका देखोगे तो डेरोगेटरी तो एंटोनिम हो गया, इंसोलेंट का मतलब हो गया जो कहते हैं ना रूड होते हैं, वो हो गया। तो आप यहां पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। बेटा कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर्स, तो ड्यूटीफुल ही हो सकता है, कोई भी इसका सिनोनिम नहीं है यार, इसका कोई सिनोनिम तो नहीं है 14 का, है ना, क्योंकि रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है फुल ऑफ रेस्पेक्ट, फुल ऑफ रेस्पेक्ट। तो एडमायरिंग का मतलब होता है बेटा पसंद करने वाला, रेस्पेक्टफुल का हो गया पसंद करने वाला। डेरोगेटरी हो गया अपमानजनक। ड्यूटीफुल हो गया जो ड्यूटी अपना ड्यूटी को सीरियसली लेने वाले। और इंसोलेंट होता है रूड। बेटा सिनोनिम तो कोई भी नहीं है, इसका आंसर क्या दिया हुआ है एसएससी ने? 14 का, हाँ 14 का आंसर, 14 का आंसर इंसोलेंट हो ही नहीं सकता है, सिनोनिम पूछा है, इंसोलेंट तो रूड होता है, वो तो एंटोनिम हो जाएगा। यस, और कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है, जबकि रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मानजनक, ठीक है ना, सम्मान जो देते हैं ना वो। चलो नेक्स्ट आओ, अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, नॉस्टैल्जिया। बेटा नॉस्टैल्जिया जो होते हैं ना, अरे यार कितने अच्छे दिन थे ना स्कूल के, कितना मजा आता था, कोई टेंशन नहीं था, कमाने का कोई परवाह नहीं था, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है ना, तो ये सेंटिमेंटल मेमोरी होता है नॉस्टैल्जिया। बेटा हिस्टीरिया तो होता है जब किसी को दौरे पड़ते हैं ना, वो हिस्टीरिया होता है, दौरे पड़ना इज हिस्टीरिया। मेनिया इज सनक, किसी चीज के पीछे जो पागलपन होता है। एंड यूफोरिया इज खुशी, हैप्पीनेस, ये एक्सटेटिक, एक्सटेसी, यूफोरिया, ग्ली, ये सब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, देखो है ना। सनक, मेनिया का मतलब हो गया मैडनेस, कोई चीज के पीछे एकदम पागलपन, मैडनेस, ठीक है। स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज। यार फर्स्ट प्राइज जब जिसको मिल जाएगा उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, उसमें कौन सा होगा, वॉकिंग ऑन एयर, बहुत खुश होना। वॉकिंग ऑन एयर का मतलब हो गया कि भाई हवा में ही है तब से इतना खुश है, ठीक है। देन वॉकिंग ऑन एग शेल्स का मीनिंग क्या है, बी वेरी कॉशियस, बहुत सावधानी से चलना, वरना एक शेल के ऊपर छिलके, जो अंडे के छिलके हैं बेटा, अगर उस पर आप चलोगे तो टूट जाएंगे ना, यानी बहुत ही सावधानी से चलना है। वेटिंग इन द विंग्स का मतलब क्या होता है, अगर मान लो अब कहोगे भाई मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूं, ठीक है जाओ यार, देयर आर मेनी वेटिंग इन द विंग्स, यानी क्यू में टू टेक द प्लेस और द पोजीशन जो कि अभी कोई और ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा भाई मैं तो जॉब छोड़ रहा हूं, ओके ठीक है, यू कैन लीव, देयर आर मेनी वेटिंग इन द विंग्स, इसका मतलब होता है कई लोग हैं लाइन में। वॉकिंग इनटू द लायंस डेन, सीधा का सीधा खतरे में जाना, ठीक है ना, टू गो टूवर्ड्स डेंजर। भाई आज बॉस बहुत नाराज है, और अगर तुम आज मीटिंग में जा रहे हो देन यू आर जस्ट वॉकिंग इनटू द लायंस डेन, यानी कि सीधा खतरे में पड़ने जा रहे हो, ठीक है, शेर के मांद में जा रहे हो तुम, और कुछ नहीं, ठीक है। वॉकिंग ऑन एयर का मतलब हुआ वेरी हैप्पी, ओवर द मून,
ऑन क्लाउड 9, इन 7th heaven, सबका सिनोनिम करवाया हुआ है। नेक्स्ट आओ, he became verbose after a few drinks, synonym। भाई देखते हो कोई शराबी होता है ना, पीने के बाद या एफ्यूसिव हो जाता है। एफ्यूसिव का मतलब होता है बेटा टॉकेटिव। वर्बोस, टॉकेटिव, इसका मतलब होता है बकबक बकबक करता रहेगा वो, गैरुलस। भावनाएं तो बिल्कुल भर भर के निकलती है, नहीं। एग्रेसिव तो होता है जो लड़ाई करने लगते हैं, यानी कि आप कहोगे बेलिजेरेंट, बेलिकस, क्वारलसम। क्वेरुलस, फाइटर, फाइट करने लगेगा। डिसाइसिव, इन्हें यानी कि निर्णायक। एंड एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टेड, बेटा दोनों अलग है। एग्जॉस्टिव जो होता है ना, वो बृहत होता है, यानी इन डिटेल, बृहत ये कहते हैं ना इसको, है ना, लेंदी। अगर कहेंगे भाई सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव सिलेबस है, यानी कि बहुत लंबा सिलेबस है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। बेटा स्कूल होना चाहिए था, वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए शोर लगा दिया। शीफ इज गट्ठर, ऐसे ग्रुप ऑफ फिश को शोल और स्कूल कहते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब हो गया क्या, तार, ठीक है। एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है बेटा स्मॉल रिवर, जिसको कहोगे धारा, जिसको कहते हैं ना, ठीक है। स्टीम का मतलब होता है जो पानी उबलने के बाद जो बनता है भाप, वो स्टीम होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, एलोक्वेंट। बेटा एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत बोलता है, बातुनी। अब बातुनी का कोई भी एंटोनिम नहीं है यार। बहुत बोलने वाले बातुनी होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, जो थोड़े हम्बल से होंगे। क्रूशियल तो होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रूशियल डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन। इंपॉर्टेंट होते हैं जो नामर्द होंगे, या फिर इंपॉर्टेंट होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें क्षमता नहीं हो। और हम्बल और मॉडेस्ट ये दोनों ही सिनोनिम हो गया। अब इलोक्वेंट का मतलब होता है अच्छा वक्ता। अच्छा वक्ता मतलब जो अच्छा बोल सकता है। अब इसका एंटोनिम में कोई भी एंटोनिम नहीं है, इस बार पता नहीं क्या किया है, इस शीट में तो अजीब सा लग रहा है मुझे, ठीक है। इसमें तो मुझे कोई नहीं लग रहा है इलोक्वेंट का एंटोनिम। As cattle are to herd, so are birds to dash। बेटा कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। लिटर होते हैं ग्रुप ऑफ पपीज, कुत्तों के जो बच्चे होते हैं ना, ग्रुप ऑफ पपीज, उसको लिटर कहते हैं। पैक होता है ग्रुप ऑफ डॉग्स, ग्रुप ऑफ वुल्व्स। और ताश के ग्रुप को भी हम पैक कहते हैं, डेक भी कहते हैं। स्ट्रीक होते हैं, कोई पतला सा होता है वो स्ट्रीक, देखते हो मीट का जो पतले पतले स्ट्रिप्स बने होते हैं वो स्ट्रीक होते हैं, है ना। थिन पीसेस, थिन लॉन्ग पीस, ठीक है। देखो एक सेकेंड बेटा, अच्छा क्रूश, इलोक्वेंट का एंटोनिम में इंपोर्टेंट लिखा है। इंपोर्टेंट तो हो जाएंगे जिनमें क्षमता नहीं है, इलोक्वेंट तो होगा अच्छा वक्ता। पता नहीं कहाँ से ऐसा मीनिंग निकाला है इन्होंने, एंटोनिम, नो आइडिया। हाँ लो, रेस्पेक्टफुल का सिनोनिम ड्यूटीफुल है, वो तो ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई फिट भी नहीं बैठ रहा था। लेकिन आई डाउट ये जो वर्ड है वो बिल्कुल बकवास वर्ड दे दिया है, ठीक है। क्योंकि ये दिया है किसका वर्ड का, ये दिया है इलोक्वेंट का। अब इलोक्वेंट में लोकुआ वर्ड आता है, लोकुआ इज रिलेटेड टू स्पीच, ठीक है। तो इलोक्वेंट जो होता है वो अच्छा वक्ता होता है, एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, अच्छा वक्ता। अच्छा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मीनिंग है एक तो नामर्द, शक्तिहीन,
without enough power to influence a situation or to change things, not capable of having sex. तो eloquent का मतलब lacking power होता है, lacking power of speech थोड़ी होता है. Anyway, वो जो दे दिया सो दे दिया, अदरवाइज उनको समझ में आया नहीं. चलो अब आ जाओ, 5 आपके क्लोज टेस्ट है, जल्दी फटाफट करना. तो हो गया. All state universities and colleges in Uttar Pradesh, one of the dash in India, one of the सबसे बड़ा states, biggest. आर्टिकल द आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, आपने एडजेक्टिव में पढ़ा है. One of the biggest states in India will now dash a save water ritual. Will now, will के साथ बेटा वर्ब का बेस फॉर्म आता है. Organize a save water ritual named Jal Bharo in place of lamp lighting to inaugurate their annual convocation. यानी कि एनुअल कन्वोकेशन, कोई भी फंक्शन में जाते हो देखते हो लैंप लाइटिंग होता है. अब उनका कह रहा है कि नहीं, लैंप लाइटिंग नहीं करेंगे, अब जल भरो जैसा कुछ सिस्टम बनाएंगे जो देखा जाए तो सेव वाटर को बढ़ावा देगा. The governor of the state, who is also chancellor of state universities, जो गवर्नर है स्टेट का वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं, instructed that every university and college in the state should install rain water harvesting plants. सारे स्कूल और कॉलेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट होना चाहिए on its campus. Jal Bharo signifies dash the vision of Jal Shakti. Jal Bharo signifies dash the vision of, strengthening the vision of. कोई भी विजन को है ना स्ट्रेंथन करता है, यानी मजबूती प्रदान करेगा. क्या? विजन ऑफ जल शक्ति. जल शक्ति का जो विजन है उसको जल भरो सिग्निफाई करेगा कि भाई हम इसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यानी कि इसको मजबूत कर रहे हैं. This ceremony symbolizes the dash importance of water conservation. The dash importance यानी कि बेटा किसी चीज का जो इंपॉर्टेंस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इमेंस इंपॉर्टेंस, और बहुत अधिक. भाई जल का इंपॉर्टेंस, भाई इमेंस इंपॉर्टेंस होगा. इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन. कंजर्वेशन, पानी को बचाने का जो सेरेमनी है इसके इमेंस यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ. शेयर का मतलब होता है जैसे कुछ भी नहीं, शेयर नॉनसेंस है ना. शेयर मतलब जैसे बिल्कुल, तो शेयर कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है. नेक्स्ट आओ. Whereas the lamp lighting ceremony symbolizes removing darkness through education and spreading the light of learning. अब जो हम लोग दीप जो प्रज्वलित करते हैं किसी भी कॉलेज या स्कूल के फंक्शन में, वो बताता है कि अंधकार जो है, जो एजुकेशन नहीं होता तो क्या होता, आपके लाइफ में अंधकार रहता है. ये जो एजुकेशन है उस अंधकार को मिटाता है, इसीलिए रोशनी जलाई जाती है. आगे देखो. इट इज रियली अ डैश इनिशिएटिव. इट इज रियली अ लॉडेबल. लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, क्योंकि जल बचाना भी बहुत जरूरी है. लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसा के लायक. प्रशंसनीय, ठीक है. ये एक लॉडेबल इनिशिएटिव है, एक बहुत ही प्रशंसनीय शुरुआत है. अब बाकी देखो, समझ में आ गया. ये है हमारा 25 क्वेश्चन और ये आज हमने 9th नंबर करा दिया है. चलो अब जल्दी बताना आपके कितने सही हुए. हालांकि इसमें जो 2 सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन थे वो तो बकवासी क्वेश्चन थे. आज हम सेट 10 करेंगे और आपको पता ही होगा मेरे सारे बैचेस आते हैं केडी लाइव में, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पूरा कंप्लीट कोर्स लोगे ना तो उसके साथ आपको सारे टीचर्स का सारा लाइव प्लस वीओडी प्लस 300 टेस्ट सीरीज, सारा लाइव क्विज, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा. तो मेरा बैच चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगी फुल लो.
और कुछ लोग कहते हैं मैम स्पोकन भी करना है, एग्जाम का भी करना है, अपने स्पीड पे भी करना है, और हमें लिखना भी बढ़िया लेवल का सीखना है, तब वो लोग कंपल्सरी इंग्लिश, स्पोकन, वीओडी एंड लाइव चारों एक साथ ले सकते हो। चलो मैं आती हूं अब अपने सीजीएल के सेट पे, दैट इज सेट 10। याद रखना बेटा, मैंने करीबन 9 सेट करा दिया है और सारे सेट को बिल्कुल डेट वाइज में कराते जा रही हूं। ये था 18/7 का और ये है हमारा 11:45 से जो सेट हुआ था। अब आइए देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि एंटोनिम ऑफ वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल का एंटोनिम चाहिए इस सेंटेंस से। बेटा सेंटेंस पढ़ना है तो पढ़ लो, मुझे लग रहा है कि मैं सेंटेंस भी पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये 4 ऑप्शन दे ही रखा है। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। मैंने आपको करवाया है क्लास में फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्किन फ्लिंट, टाइट फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, पार्सिमोनियस, माइजरली, स्टिंजी, याद होगा। उसका एंटोनिम बताया था एक्स्ट्रावेगेंट, है ना, इसका मतलब होता है खर्चीला। स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोडिगल, आपको याद होगा, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, तीनों का मतलब है भरपूर खर्च करने वाला। ये देखो ऑलमोस्ट जो भी वोकैबुलरी अभी तक मुझे दिख रहा है सारा ऑलरेडी कराया हुआ ही है, इसीलिए आप आराम से जो पढ़ाती हूं वो भी पढ़ लो ना, तो बहुत अच्छा करके आ जाओगे। नेक्स्ट आओ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेटा इसमें जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है इग्निशन, टी होना चाहिए था। हॉर्टिकल्चर, बेटा जहां पर भी कल्चर वर्ड देख लो, हमने आपको कराया है कल्चर का मतलब होता है उगाना या पालन करना, है ना, जैसे मछली पालन होता है पिस्सी कल्चर, ये जो है ना ये उगाना है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट वेजिटेबल्स का उगाने की जो क्रिया होती है वो आती है हॉर्टिकल्चर के अंदर, यानी कि ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, ये हॉर्टिकल्चर में आता है। इग्निशन तो होता है, आपको पता है ना, इग्निशन जैसे अपनी गाड़ी में जो होता है उसका मतलब होता है इग्नाइट करना, यानी कि जलाना, यानी कि कोई चीज जो बर्न करने की क्रिया होती है, बर्निंग, है ना, प्रोसेस ऑफ बर्निंग लिख दूं मैं। प्रोसेस ऑफ लाइटिंग और बर्निंग इज इग्निशन। नेक्स्ट are copulate. Copulate is generally used for animals, जो एनिमल्स में सेक्स करने की जो क्रिया होती है उसको कॉपुलेट करते हैं, कहते हैं, ठीक है, टू हैव सेक्स स्पेशली इन एनिमल्स। एंड पोर्शन का मतलब तो कोई चीज का भाग होता है ना, शेयर, भाग, इसको पोर्शन कहते हैं, राइट। देखो नेक्स्ट आओ, अंडरलाइन सेगमेंट को सही करना है आपको। आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, याद करो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, याद है, पहला भाग इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा सिंपल फ्यूचर में होता है ना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा इट रेन्स, और आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर बारिश हुई तो। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच, बेटा गेट ऑफ होगा OFF, याद रखना, जब भी कोई चीज अलग करने की क्रिया होती है ना OFF होता है। गेट ऑफ माई काउच, मेरे काउच से, यानी सोफा या जहां पर आप बैठते हो ना काउच, उससे हटाओ, है ना। बेटा डेली तो मैं आती हूँ लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाता है, जैसे कल एक दिक्कत हो गया, हर 10 मिनट में नेट चला जा रहा था, तो 9:30 की भी क्लास नहीं हुई और 10:30 की भी नहीं हुई, 9 की भी नहीं हुई, जो गोल्डन रूल था, ठीक है। अब कल से फिर रेगुलर करेंगे। आई फेल अस्लीप वाइल आई रीड द बुक, मैं सो गया जब मैं बुक रीड कर रहा था। याद करो मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया है कि वाइल आई वॉज रीडिंग, वाइल होता है यानी के दौरान, तो के दौरान का मतलब हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था, वाइल आई रीड नहीं,
while I was reading होगा। जो क्रिया कंटिन्यूअस में था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाएंगे। और आई फेल asleep बता रहा है कि भाई सेंटेंस पास्ट की है, तो पास्ट ही आगे चलेगा। देखो नेक्स्ट आओ, दो स्ट्रीट्स वर वेरी लोनली। बेटा लोनली का एंटोनिम पूछा है। लोनली का मतलब होता है अलग थलग पड़ना, अकेला पड़ना, आइसोलेटेड, है ना। जैसे मैंने लोनली का आपको कराया है, डेसोलेट, आइसोलेटेड, एलोन, है ना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम क्राउडेड होगा। अब लोनली का सिनोनिम पूछोगे तो आइसोलेट। रिमोट का मतलब होता है बेटा दूर दराज का, रिमोट आइलैंड यानी कि बहुत दूर का कोई टापू है। रिमोट मतलब दूर का, ठीक है। यस इट्स अर्जुन आफ्टर सिलेक्शन, बिल्कुल आ जाओ मिठाई लेकर, किसने मना किया। नेक्स्ट आओ, करेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेटा देखो स्टिम्युलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, एराउस। स्पेलिंग देखो स्टिम्युलेट, ठीक है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी कि FORESEE पहले से देख लेना जो होने वाला है, भविष्यवाणी करना। डिटेक्ट का मतलब होता है कोई चीज का पता लगा लेना, जैसे उसका कैंसर डिटेक्ट हो गया यानी कैंसर पता लगा लिया। और आपको स्पेलिंग मिस्टेक में एक रूल सिखाया था मैंने, आपको याद करो, I बिफोर E एक्सेप्ट C, याद है। यानी I हमेशा E के पहले आता है, I बिफोर E एक्सेप्ट C, क्योंकि C में I E नहीं होता है, C में E I होता है। ये रूल आपको याद होगा। कंसीव में CEI होगा। कंसीव का मतलब होता है ग्रहण करना। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ तो मैं कहूंगी शी हैज कंसीव्ड अ बेबी। कंसीव मतलब महसूस करना भी होता है, ग्रहण करना भी होता है। देखो ओके, क्लियर। नेक्स्ट आओ, द मॉब ड्रोव। देखो इस चैनल पे बेटा बहुत क्लासेस चलते हैं और आपको शायद पता होगा यूट्यूब सिर्फ 3 क्लासेस का नोटिफिकेशन देती है, उसके बाद का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं आएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, है ना। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपके पास आ जाएगा कि हाँ मेरी क्लास रात को 10 बजे। चलो नेक्स्ट आओ, द मॉब ड्रोव ऑन द रैम्पेज। बेटा मैं एक चैप्टर कराती हूँ कोलोकेशन, उसमें मैं बताती हूं कि भाई सही वर्ब का इस्तेमाल किसी एक्शन के साथ, जिसको कहते हैं ना एकदम जिसको कहते हैं बिल्कुल तहस नहस कर देना, तहस नहस करने के लिए जो निकलता है ना उसको कहते हैं गो ऑन द रैम्पेज। वेंट ऑन द रैम्पेज सेकेंड फॉर्म हो गया, ड्राइव ऑन द रैम्पेज नहीं होता। रैम्पेज होता है जिसे तोड़ फोड़, तो वेंट ऑन द रैम्पेज, रैम्पेज का मतलब ही होता है तोड़ फोड़। जो मॉब था यानी गुस्साई हुई उग्र भीड़ थी, वो बिल्कुल तोड़ फोड़ उसने मचा दिया। एंड लूटेड, लूटेड का देखो हिंदी से बना हुआ वर्ड है, इंग्लिश ये लूटेड। लूट का मतलब क्या होता है? लूटना। सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी, और कई दुकानों को उसने लूट लिया। देखो तो गो ऑन द रैम्पेज का मतलब होता है तहस नहस मचा देना। बेटा एमटीएस के लिए बिल्कुल यही बैच ले लो आप, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एमटीएस में क्वेश्चन हल्के आते हैं तो ऐसा नहीं है। आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह के कोर्स से, वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। पूरा बुक वॉल्यूम 1 मैंने पढ़ा दिया है, मतलब कुछ वोकैबुलरीज को छोड़कर बाकी सब पढ़ा दिया है। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। बेटा कॉन्स्पिरेसी होता है, षड्यंत्र जिसको कहते हैं। षड्यंत्र, है ना। कॉन्स्पिरेसी होता है सीक्रेट तरीके से प्लानिंग होती है किसी का मर्डर करने का, कहीं लूटने का, उसको षड्यंत्र कहते हैं, यानी कि रॉन्ग होता है। देखो स्ट्रैटेजी जो होता है ना, वो आप एक तरीके का प्लानिंग बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो तो कोई प्लान बनाते हो, तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दोनों सिनोनिम है। एंड कंडीशन का मतलब दो होता है, एक तो शर्त होता है
और एक कंडीशनिंग होता है जो किसी चीज को अपने अनुकूल बनाने का प्रोसेस को कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ 10 नंबर। अब आओ सेंटेंस को पैराग्राफ में बनाना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज एंगेज्ड इन द कारगिल वॉर। बेटा कौन से दो कंट्रीज से, ए से तो मुझे पता नहीं चल रहा है। Furthermore, a number of violent wars were fought between India and Pakistan. बेटा ये furthermore बता रहा है कि ये पहला सेंटेंस तो हो नहीं सकता है। In Feb 1999, during the winter invasion, India and Pakistan signed the Lahore Declaration, which was predicated on peace. यानी कि 1999 में शांति के लिए लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स क्यों पकड़ लिया मैंने? बेटा फेब में हुआ साइन और कुछ ही महीनों के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में कारगिल वॉर हो गया। ठीक है, सी के बाद ए, जरा इसको फिट करके देखो तो। फिर बी, फर्दरमोर अ नंबर ऑफ वायलेंट वॉर्स वर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बी ठीक है। द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी since they had to fight on the rough rocky terrain. सी के बाद ए, सी के बाद नहीं, after few months the two countries engaged in the Kargil war. The engagements हो गया बेटा, engagement नहीं है, एक वॉर होता तो engagement होता, तो हम कह देंगे कि और भी वॉर्स हुए, है ना, a number of violent wars, बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एंगेजमेंट सही है, यानी आखिरी में डी बिल्कुल सही फिट हो रहा है। ऐसे भी सी के बाद ए होगा, सी के बाद ए। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, इतना मार्जिन से, जितना मार्जिन आपका स्किन जो है ना, टीथ का स्किन जितना पतला है। कहोगे मैम स्किन का जो टीथ होता कहाँ, टीथ में तो स्किन नहीं होता, इनामल होता बस खाली एक लेयर, उतना ही मार्जिन से, इसका मतलब हो गया जस्ट बेयरली, जिसको एक और ईडियम आता है क्लोज शेव। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। इसका मतलब एरर चाहिए मुझे। आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। आई एम बींग रियली बिजी, बींग तो यहां आना ही नहीं चाहिए, आई एम रियली बिजी कहोगे। अगर मैं कहूंगी आई एम बिजी नाउ, आई कैन नॉट टॉक टू यू नाउ, तो आई एम के बाद बींग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, तो आई एम रियली बिजी। यस, नैरो एस्केप, इंडियन, वेरी गुड। क्लोज शेव एंड नैरो एस्केप यानी बाल बाल बचना। आई एम रियली बिजी, यहां पे बीइंग की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आओ, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेट। इसका मतलब क्या होता है? डिले करना या छोड़ो नहीं, आज मन नहीं करा कल करेंगे, है ना, तो वो कहोगे कि यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग द सिलेबस। इसका मतलब है सिलेबस को आप डिले कर रहे हो। सो प्रोक्रास्टिनेट का एक्चुअली एक वर्ड में लगा दो डिले, एक वर्ड में लगा दो डिले। अगर प्रोक्रास्टिनेट का एंटोनिम पूछता तो बेटा ये होता है इसका एंटोनिम, एंटोनिम एक्सेलरेट होगा, यानी स्पीड अप करना। तो एक्सेलरेट का मतलब क्या हुआ? टू स्पीड अप। ठीक है, लेसरेट, देखते हो कभी डीप कट हो जाता है आपका स्किन, एकदम ऐसे अंदर से दिखेगा, तो डॉक्टर उसका टांका लगाता है ना। तो लेसरेट का मतलब ये हो गया कि एकदम डीप कट होना, हाथ या पैर में या स्किन में कहीं पर भी जब पत्थर उथर लग जाता है तो देखते हो बिल्कुल एकदम बारीक तरीके से एकदम कट हो जाता है। तो लिख सकते हो इसका मीनिंग डीप कट ऑन द स्किन। और रिक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर करना आफ्टर इलनेस, यानी कि बीमार जब होते हो, जब ठीक होते हो तो 3-4 दिन देखते हो आराम वगैरह करना पड़ता है, उस समय क्या कहोगे? कहोगे आई एम रिक्यूपरेटिंग, यानी कि टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। खासकर
बीमार होने के बाद का जो टाइम होता है ना, जब सही होने लगते हो, उस समय को कहते हैं रिक्यूपरेट। देखो, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? और आप याद रखना, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक का क्वेश्चन दूसरे का क्वेश्चन होता है, एक का ऑप्शन दूसरे का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आओ, सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस। बेटा सेल्डम का एंटोनिम पूछना है। सेंटेंस सेल्डम का सिनोनिम यहां रेयरली दिया है ना, कभी कभार, इन दोनों का मतलब होता है कभी कभी। इसका उल्टा होगा फ्रीक्वेंटली, अक्सर। फ्रीक्वेंटली बहुत बार, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंटली। अभिलाष कुमार, वेरी गुड। कॉन्वलेसेंस, वेरी गुड। पैसिव वॉइस पूछा है, क्या है? हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड दैट रोहित हेल्प्स रघु। तो रघु V1 में याद है ना, इज एम आर प्लस V3 होता है, तो रघु इज हेल्प्ड बाय रोहित, इज हेल्प्ड। जब भी हम V1 देखते हैं इज एम आर प्लस V3, जैसे V1 देखते हैं हमें याद आ जाता है इज एम आर प्लस V3, और रघु सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, राइट। नेक्स्ट आओ, they are playing songs so dash that the entire neighborhood is disturbed। वो म्यूजिक इतना तेज बजा रहे हैं। बेटा एक्चुअल वर्ड तो लाउडली होना चाहिए था, लाउड नहीं है तो लाउडली नहीं है तो लाउड कर देते हैं, है ना। लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज, एप्रिशिएट। लॉर्ड, एप्लॉड नहीं, प्रेज, एप्रिशिएट, लॉर्ड, एप्लॉड। एप्लॉड और लॉर्ड दोनों याद रहेगा ना, ठीक है। LORD, लॉर्ड का मतलब हो गया जैसे भगवान, ईश्वर। और ऐसे भी आपको पता है अंग्रेज लोग में लॉर्ड्स होते थे, आप पढ़े हो, है ना, जो बहुत ऊंचे पद पे होते थे उनको भी कहते थे लॉर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बेटा वॉज, वर प्लस बीइंग, जैसे बीइंग देखा हम समझ में आ गया V1 ING है, तभी बीइंग बना है। और वॉज, वर प्लस V1 ING का बीइंग प्लस V3 होता है। आप देखो, वॉज, वर प्लस V1 ING, द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर है, बाय हर, तो शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स। शी, क्योंकि बाई के बाद जो है बेटा सब्जेक्ट वही तो होता है ना। शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स, फाइन। नेक्स्ट आओ, ही ब्रॉट डिसग्रेस यानी बदनामी, इसका एंटोनिम चाहिए ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ग्लोरी जिसको कहोगे। डिसग्रेस का मतलब होता है बदनामी, इसका सिनोनिम शेम होगा। सस्पिशन का मतलब तो शंका होता है, शक होता है। और डिस्कॉर्ड लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट, फाइट। आपको मैंने कराया था डिस्कॉर्ड का एंटोनिम एकॉर्ड, कनकॉर्ड। डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड, कनकॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में मैंने बताया था, ठीक है। तो डिसग्रेस का उल्टा हुआ ऑनर। बेटा वेनिरेट का मतलब तो हो गया सम्मान करना, वेनिरेशन कह सकते हो, ठीक है। डाइवर्जेंस, आपको फीलिंग आनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ते हो ना, जैसे पढ़ते हो लाइट इज डाइवर्टेड, तुरंत ऐसे फीलिंग आती है, लाइट ऐसे डाइवर्ट कर गया, अलग अलग हो गया। और डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज, कन्वर्ज का फीलिंग आएगा कि सारे जो इकट्ठे हैं, सारे जो अलग अलग है वो मिलके एक हो गए, ठीक है। कन्वर्ज करना होता है इकट्ठा होना, और डाइवर्ज होता है अलग अलग होना, तो डाइवर्जेंस का उल्टा कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। बेटा जो ट्रांसियंस होता है ना, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग टेम्पररी, क्षण भंगुरता जिसको कहते हैं,
आपको याद होगा शायद, ट्रांसिएंट का सिनोनिम में मैंने लिखवाया है एफेमेरल, एवनेसेंट, ट्रांसिएंट, मोमेंट्री। मोमेंट्री का सिनोनिम में लिखाया था क्षणिक में, क्षणिक में। और उसका उल्टा लिखवाया था परपेचुअल, यानी जो परमानेंट होता है, इटर्नल, फॉर एवर, है ना। 20 शीट्स में से ही है बेटा ये। रेसिलियंस का मतलब होता है कि फिर से आप हैप्पी, सेटिस्फाइड हो गए हो आफ्टर सेटबैक और आफ्टर प्रॉब्लम्स। लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स आए, है ना, अगर मैं कहूं कि उसका जो रेसिलियंस है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। यानी प्रॉब्लम्स तो आते हैं लेकिन उसके बाद वो रिकवर करके फिर से खुश हो जाता है, ये उसका रेसिलियंस है। तो रिमेंबर रखना कि रेसिलियंस का मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग है, द एबिलिटी टू बी हैप्पी and satisfied after facing problems and setback। यानी परेशानी के बाद वापस बाउंस बैक करने का जो आपकी काबिलियत होती है, उसको रेसिलियंस कहते हैं। ठीक है। और एग्जिस्ट करना, इसका मतलब होता है होना, है ना। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि आप ऐसे कहोगे एग्जिस्टेंस में, द स्टेट ऑफ बीइंग समवेयर, द स्टेट ऑफ बीइंग समवेयर। जैसे अगर मैं कहूं दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि है ही नहीं, किसी का एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, उसका मतलब है उसका जीवित होना या उसका वहां होने की बात हो रही है। ये देखो, नेक्स्ट आओ, अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। जो लोगों को हेल्प देता है, सिंपैथी देता है। बेटा सेमेरिटन होते हैं, याद करो, गुड सेमेरिटन मैंने बताया है, बिनाइंग, काइंड, बेनिग्नेंट। नहीं याद है? बेनिग्नेंट, बिनाइन, काइंड, मर्सीफुल, ग्रेशियस। कहते हैं ना गॉड इज ग्रेशियस, मर्सीफुल, यानी कि दयालु। प्रीच करने वाले, यानी कि उपदेशक जिसको कहोगे, उपदेशक, उपदेश देने वाले। मॉरलिस्ट, जो मॉरल प्रिंसिपल्स पर चलता है, नैतिकतावादी जिसको कहोगे, नैतिकतावादी, मॉरल प्रिंसिपल्स पर चलता है। एंड पार्डन का मतलब होता है माफ करना, तो माफ करने वाला पार्डनर हो गया। देखो, पार्डन इज माफ करना, माफ करने वाला इज पार्डनर। ठीक है। एग्जिस्टेंस इज प्रेजेंस, वेरी गुड। आ जाओ, अब हमारा लास्ट पोर्शन है क्लोज टेस्ट में। आओ फटाफट करने की कोशिश करो तो देखो तो, चलो जल्दी करो फटाफट। द मसाई लिव इन डैश वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। बेटा अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका कहोगे, एक बहुत ही सुंदर भाग अफ्रीका का है। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया। ये जो मसाई है कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं बड़े से प्लेन है, यानी कि जहां पे पहाड़ वगैरह नहीं है, प्लेन है, केनिया के सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में, और दूसरा तंजानिया में, नॉर्दर्न तंजानिया में। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। ये जो एरिया है ये क्या है? कंसिस्ट्स ऑफ, बेटा इस ऑफ के चक्कर में हम कंसिस्ट लगा है, समझ लो। कई बार प्रेपोजिशन बताता है कि बगल में क्या आएगा। कुछ लोगों ने सराउंड्स लिखा, बेटा सराउंड के साथ ऑफ नहीं आता। कंसिस्ट्स ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, यानी दूर दूर तक, माइल्स तक खाली ग्रास का लैंड दिखेगा।
on which you can find thorny bushes and rocky hills. वहां पे कांटेदार झाड़ियां भी है और रॉकी हिल्स भी, रॉक्स के बने हुए हिल्स भी है. The people move from one place to another according to the seasons. जैसा मौसम रहेगा लोग वैसे ही मूव करते हैं वहां पे. Looking for grasses and other plants dash which their cattle can graze, on which, क्योंकि हम कहते हैं cattle graze on grass. Graze मतलब चरना. तो याद रखना on which, जिस पर वो कैटल खा के जिंदा रह सके, on which their cattle can graze. They have no permanent home. उनका कोई permanent घर नहीं होता है. When they want to settle in a place, जब वो किसी जगह पे settle करना चाहते हैं, for some time, they build a kind of camp called a manyata, where a few families live for a dash weeks or months, for a few weeks. कहा है परमानेंट नहीं होता, लिखा है दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अच्छा खासा, ठीक ठाक. यहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए. और बेटा लिटिल और लीस्ट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मंथ्स और डेज के साथ हम लिटिल नहीं लगाते. लिटिल का मतलब हो जाता है बेटा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ. फॉर ए फ्यू मंथ्स और वीक्स. Then they move on again, taking their few dash with them. Few belongings. उनका जो थोड़ा बहुत सामान होता है, belongings का मतलब सामान. बेटा एंटीक्स जो होते हैं ना, प्राचीन वस्तु होते हैं, प्राचीन वस्तुएं. तो प्राचीन वस्तु थोड़ी उनके पास है. उनके पास क्या है? उनका थोड़ा बहुत सामान, सामान, सामान जिसको कहोगे वो है. इनहिबिशन तो होता है जब आप अपने आप को इनहिबिट करते हो, यानी कि रोकते हो, है ना. अपने आप को रोकने का जो करते हो इनहिबिशन होता है. जैसे इनहिबिशन के कारण मैं बोल नहीं पाई, राइट. तो वहां पे आप देखो बिलोंगिंग्स होगा, क्योंकि बिलोंगिंग का मतलब होता है सामान. बेटा देखो यहां ध्यान से, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए तभी बना पाओगे. ओके. इंग्लिश में शाई और नर्वस फीलिंग, जिसके कारण कई बार आप बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. शाई मतलब शर्माने से रिलेटेड नर्वस फीलिंग. अब मेरी बात सुनो, ये जो क्लोज टेस्ट है वो पूरा बेस्ड होता है बेटा कि आप उस पैसेज को समझ पा रहे हो कि नहीं. इंग्लिश में जब भी समझना है आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी भी आना चाहिए, प्लस उनको मिला के आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए. रीडिंग के लिए मैं बहुत बढ़िया स्टोरीज आपका शेयर करते रहती हूं टेलीग्राम में, और उसका चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह. टेलीग्राम में आप उसको जाओ फॉलो करो, और वहां पे 2 लाख से ऊपर उसमें है लोग. अच्छे स्टोरीज आप पढ़ो उनको. कुछ ऐसे स्टोरीज है जिसको आप पहले से जानते हो, महाभारत, रामायण, शिव पुराण वगैरह का, ठीक है. तो वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके बारे में पता है आपको. हाँ, ये जरूर है कि मैं अपने बैच में पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ कवर करती हूँ. और याद रखिएगा वोकैबुलरी मैं आपको बहुत अच्छे से करा दे रही हूँ. तो इसीलिए अगर आप चाहो तो सिर्फ एक बैच लो जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ एनी एग्जाम, पूरे भारत में जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो कवर हो जाएगा. लेकिन हमारे केडी लाइव में बेटा सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाते हैं. इसीलिए आप चाहो तो फुल कोर्स ले लो जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, फिर वीओडी बैच सब कुछ मिल जाएगा. सब कुछ एक साथ ले लो. इंग्लिश खाली लेना है तो आप मेरा इंग्लिश लो, इसमें बैच नंबर 55 और आप लेटेस्ट हम 44 बैच वीओडी दे रहे हैं, ठीक है. ये पूरा कंप्लीट में अभी आपके साथ शेयर कर ले रही हूं, और ये केडी लाइव में शेयर होगा. वहां से जाके ये पीडीएफ आप निकाल लीजिए. और अगर आप सारे टेस्ट पेपर्स देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें अभी तक जो आज मैंने 10 टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट करा चुकी हूँ वो सारा एक जगह मिल जाएगा. तो फिर उसको जाके अच्छे से देखिए, तैयारी करिए. टेस्ट पेपर 11 डिस्कस करने वाले हैं. और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप केडी लाइव इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं इसमें रेगुलर आ रही हूँ आपका टेस्ट पेपर डिस्कस कराने के लिए. तो कम से कम इतना आपसे भी चाहती हूँ कि आप भी इतना हमारे साथ कोऑपरेट करिए. मेरा जो बैच आया हुआ है लेटेस्ट बेटा, बैच नंबर 55 आया है
केडी लाइव में। लेकिन अगर आप वीओडी लोगे तो सारे टीचर्स का वीओडी आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के साथ सिर्फ 2499 में मिल जाएगा, जिसमें मेरा पूरा कंप्लीट जो बैच हो चुका है उसका वीओडी बैच 44 आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको आज का बता दें कि 18/7 का ये टेस्ट पेपर है सीजीएल टियर 1 2023 का, और सेट 11 है ये, जो 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हुआ था। ठीक है, आज सबसे पहला देखो, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। कह रहा है सब अर्बन एरिया, यानी कि एकदम अर्बन एरिया नहीं, थोड़ा सा अलग हट के शहर से अनिकेत रहता है। और बेटा यहाँ पे द क्यों आएगा? कहना चाहोगे एक स्मॉल अपार्टमेंट में ना, यानी एक छोटे से अपार्टमेंट में। बेटा आंसर आपका बी होगा, और बी कहां है? यहां पर है, यानी कि अ स्मॉल अपार्टमेंट में वो रहता है। तो एक स्मॉल अपार्टमेंट कहोगे ना, यानी इन अ स्मॉल अपार्टमेंट होगा, क्योंकि द तब हम लगाते हैं जब किसी पर्टिकुलर की बात होती है। बेटा कंपल्सरी इंग्लिश का नया बैच भी आ रहा है, और बहुत बढ़िया मैंने किताब लिखी है, वो भी आ रहा है। Next out, the government's utilitarian stance was appreciated by all. देखो बेटा यूटिलिटी आपको यहां पे महसूस हो रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा कि यूटिलिटेरियन जो है वो यूटिलिटी वर्ड से बना हुआ महसूस हो रहा है, और यूटिलिटी का मतलब ही होता है यूजफुल। ये रहा नहीं, देखो आप किसी भी वर्ड को अगर तोड़ के बनाओगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको। बेटा थ्रस्ट तो होता है दबाव, यानी कि प्रेशर। फैंसीफुल जो होता है वो काल्पनिक होता है, जो रियलिस्टिक नहीं होता, अनरियलिस्टिक। और डिसटेस्टफुल होता है जो अच्छा नहीं लगता आपको, यानी कि दैट लिव्स यू विथ अ बैड फीलिंग, है ना। डिसटेस्टफुल जिसको कहोगे नॉट टेस्टफुल या एप्रिशिएबल। ठीक है, नॉट लाइट कह दो, सीधा आसान वर्ड। नेक्स्ट आओ, पैसिव वॉइस में कैसे डिस्क्राइब करोगे आप जब आप कहना चाहते हो मिस्टर अखिल अखिल ओपन द गेट। बेटा जब भी ओपन यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म देखोगे तो आपको बताया था ना मैंने, वॉज वर प्लस V3 खोजोगे, है ना। तो गेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो गेट से शुरू करेंगे, और वॉज ओपनड हो गया, खत्म। नहीं, V2 जब देखते हो तो वॉज वर प्लस V3 ढूंढते हो। नेक्स्ट आओ, यहां पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? ध्यान से देखो, एरिस्टोक्रेट बोलते हैं बेटा कुलीन व्यक्ति को, यानी नोबल को हम जो कुलीन है, हाई क्लास का व्यक्ति, उसको एरिस्टोक्रेट कहते हैं। अकरेंस ये सही है, प्रेफरेंस जो आप किसी चीज को ज्यादा पसंद करते हो आपका वो प्रेफरेंस होता है, कोई चीज का होना इस अकरेंस। एडवर्टाइज सब स्पेलिंग सही है एरिस्टोक्रेट छोड़कर। नेक्स्ट आओ, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। बेटा लास्ट ईयर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पिछले साल से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तो सिंस लास्ट ईयर होगा ना, फॉर लास्ट ईयर नहीं होगा, सिंस लास्ट ईयर होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, इट इज वियर्ड टू ओवर रिएक्ट ऑन द कंसिक्वेंस लाइक दिस। अब हम इतना क्यों पढ़े, हमको जब दे ही दिया कि भाई इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, मैटर बिल्कुल सही है, ओवर रिएक्ट ज्यादा रिएक्ट कर देना बिल्कुल सही है। बेटा वियर्ड कहते हैं, वायर्ड नहीं कहते हैं, यानी स्ट्रेंज का स्पेलिंग है वियर्ड, यानी कि विचित्र, स्ट्रेंज, क्यूर, ये सब वियर्ड होता है, वायर्ड नहीं होता। कॉन्सिक्वेंस का मतलब नतीजा, देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ,
आई डोंट वेयर द सनग्लासेस एट द मोमेंट, आई एम नॉट वेयरिंग होगा बेटा, आई एम नॉट वेयरिंग, क्यों? क्योंकि एट द मोमेंट मतलब अभी, अभी, एट द मोमेंट का मतलब हो गया अभी। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, अ पर्सन हु ड्रॉस और प्रोड्यूसेस मैप्स, बेटा कार्टोग्राफर, जो मैप बनाने का काम करता है ना वो कार्टोग्राफर होता है। कैलीग्राफी जो करते हैं वो सुंदर हैंडराइटिंग बनाते हैं, है ना। कैलीग्राफर इसका है वन हु राइट्स ब्यूटिफुली। ये आपके शीट में है जो 20 शीट्स है। सुंदर हस्तलेखन कला जो होता है वो कैलीग्राफी कहलाता है। कोरियोग्राफर होता है हु टीचेस डांस स्टेप्स। पिक्चर्स में देखते हो कोरियोग्राफर्स होते हैं जो डांस सिखाते हैं। एंड शॉफर होते हैं जो प्राइवेट कार्स के ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स ऑफ खासकर जब वो एक यूनिफॉर्म में कैप में रहता है तो वो शॉफर कहलाता है। कार्टोग्राफर होते हैं जो मैप्स बनाते हैं, ये देखो, ठीक है। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट आओ बेटा, मैंने कहा था एक एक ऑप्शन डिस्कस करना है क्योंकि इसका ऑप्शन किसी और में क्वेश्चन होता है। He, her hopes for building her own house were beaten when she lost her jewelry box. वो जो होप कर रही थी कि अपना घर वो बनाएगी, वो बिल्कुल ऐसे बर्बाद हो गया जब उसका ज्वेलरी बॉक्स ही खो गया। हाउस वर बीटेन, अब देखो हाउस वर डिफीटेड, डिफीट मतलब होता है हार जाना। वर फ्रस्ट्रेटेड, वर रिलीव्ड, वर डैश्ड, यानी जो सपने टूटते हैं ना, याद रखना होप्स और सपने डैश होते, टूटना यहाँ पे डैश, और होप्स वर डैश्ड टू पीसेस कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड है डैश, यानी कि टूटना। क्या का टूटना? उम्मीद का और सपनों का टूटना इज डैश। रिलीव का मतलब तो आराम मिलना हो जाएगा, है ना, इसीलिए बाकी सब नहीं चलेगा। नेक्स्ट आओ, जरा देखो इतना लंबा चौड़ा हमें सेंटेंस दिया है और एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। बेटा अंडरलाइंड वर्ड जब यहां है तो हम इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। खासकर अगर बहुत क्लोज ऑप्शन होता ना तो मैं पैसेज पढ़ती कि भाई पैसेज पढ़ लूं, देखूं क्लोज ऑप्शन है। यहां क्लोज ऑप्शन पहले देख लेना। इनएविटेबल, मैंने बताया है इनएविटेबल, अटल, जिसके बिना काम ना चले। बताओ जिसके बिना काम नहीं चलेगा वो कौन है? हाँ बोलो बेटा। एस्केपेबल का मतलब तो हो गया जिससे बचा जा सकता है, उल्टा दे दे रहा है। ये एस्केप वर्ड यहां पर है, ये इनएविटेबल का तो उल्टा हो जाएगा। अनडिनाइबल, जिससे आप इनकार कर ही नहीं सकते हो, है ना। अनडिनाइबल का मतलब होता है जिससे आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो। इमेमोरेबल का मतलब होता है जो मेमोरी में रह जाए, है ना। इमेमोरेबल का मतलब हुआ कि जो भूले नहीं। और एडवेंचरस जैसे कि जिसमें थोड़ा सा मजा आए, है ना, थोड़ा सा डर भी लगे, जैसे कार रेसिंग वगैरह में एडवेंचरस स्पोर्ट्स है। तो आप यहां बताओ कोई क्लोज ऑप्शन तो है ही नहीं कि मैं इतना लंबा चौड़ा पढ़ूं। वर्ड पकड़ा, निकाल दिया। भाई जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा ना, ठीक है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। बेटा ऐसे लोग जो होते हैं ना वो फेस्टिडियस होते हैं, जिनको खुश करना मुश्किल है क्योंकि वो एक एक चीज बारीकी देखते हैं। बेटा अगर यहां पे फेस्टिडियस नहीं होता तो पंक्टिलियस होता। वो लोग भी बहुत बारीकी पर नजर रखते हैं। अब बताओ बाकी वर्ड में अगर आप देखोगे तो बाकी वर्ड का मीनिंग ऐसा है जो कहीं पर भी जैसा आप नहीं समझोगे कि हाँ बिल्कुल कहीं से भी रिलेटेड है। बेटा स्क्विमिश होता है जो आसानी से अपसेट हो जाए, अपसेट विथ समथिंग अनप्लेजेंट। कुछ भी अनप्लेजेंट देख ले
ये आसानी से अपसेट हो जाते हैं। जैसे मान लो खून देख लिया इसने, तो बड़े जल्दी अनप्लेजेंट, समथिंग अनप्लेजेंट से बहुत जल्दी ये अपसेट हो जाते हैं, है ना, उनको उल्टी होने लगेगा। अनप्लेजेंट साइड देख लिया, समथिंग अनप्लेजेंट की जगह पे मैं एक लगा देती हूँ, सम अनप्लेजेंट साइट, ठीक है ना, यानी कोई चीज देख लेते हैं ना, तब ये इनका दिमाग खराब हो जाता है। स्टबर्न तो बेटा ढीठ होते हैं, है ना, ढीठ। जो स्टबर्न होते हैं वो बुल हेडेड होते हैं, राइट, वो टेनेशियस होते हैं, यानी कह सकते हो ढीठ टाइप के होंगे। इम्प्रेग्नेबल जिसको कहते हैं अभेद, जिसको तोड़ के अंदर नहीं घुस सकते हो, तो उस पर कब्जा भी नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे कीले थे जो अभेद कीले, है ना। अच्छा, फेस्टिडियस का मैं लिखवा देती हूँ, रुको। इम्प्रेग्नेबल का मतलब हुआ दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। चलो आप एक काम करो, तब तक स्टबर्न का सिनोनिम लिखो तो, और ब्रोकन इनटू, भेद कर अंदर नहीं घुसा जा सकता। बेटा फेस्टिडियस का मतलब है हार्ड टू प्लीज, और अगर कहोगे बीइंग केयरफुल अबाउट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, तो इसका एक और था, एक और है, एक तो चलो खैर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था, अगर ऑप्शन होता तो वो होता पंक्टिलियस, ठीक है। तबन तो मुझे पता ही है बेटा, ऑब्स्टिनेट है, ये तो शोभित मैं भूल रही थी कि आप लोग देते हो कि नहीं, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, देखो नेक्स्ट आओ। थ्रू थिक एंड थिन, यानी हर अच्छे बुरे समय में, इन गुड एंड बैड टाइम्स, मैंने आपको कहा था आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, एक क्वेश्चन में था। एडमेंट, इंडियन, वेरी गुड। देखो इसने एक और दे दिया जो मैं मिस नहीं करना चाहती हूं, एडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आओ। द कमिटी वांटेड अस टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। बेटा एक्सप्लेन का सिनोनिम पूछा है, इलैबोरेट होगा। जब भी कोई चीज आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो उसको लॉन्ग बना के बताते हो, इलैबोरेट, है ना, इलोंगेट, इलैबोरेट, यानी कि उसको डिटेल में बताते हो। ट्रबल का मतलब तो परेशानी या परेशान करना होगा। और कीन, कीन का मतलब होता है बेटा शार्प, जैसे कहेंगे कीन आई साइट, शार्प आई साइट, पैनी नजर जिसको कहते हैं ना, पैनी, वो देखो। अब है सेंटेंस अरेंजमेंट, जरा देखो। बट से तो शुरुआत होता ही नहीं यार, यानी ए से तो शुरुआत होगा ही नहीं। एनीवे हमारा ऑप्शन में ए से शुरुआत कहीं है भी नहीं। फॉर इंस्टेंस, जब भी फॉर इंस्टेंस कहेगा, इसका मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा फॉर इंस्टेंस से भी शुरुआत नहीं हो सकता, यानी कि बी का ऑप्शन खत्म हो गया। अब आते हैं सी, इन रीसेंट ईयर्स, क्योंकि देखो जब भी फॉर एग्जाम्पल बोलोगे आप, तो कोई बात बोलोगे तब ना फॉर एग्जाम्पल लगाओगे, शुरुआत ही फॉर एग्जाम्पल से थोड़ी शुरू होता है, यानी बी से भी शुरुआत नहीं हो पाया। अब चलते हैं तीसरा, यानी कि सी में, इन रीसेंट ईयर्स while the courts have come out with strong orders on environmental issues, these have sometimes affected people's livelihood adversely. कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लेके आती है एनवायरमेंटल इश्यूज पर, इससे क्या होता है, लोगों का धंधा पानी बंद हो जाता है। जो काम ही ऐसा कर रहे हैं जो एनवायरमेंट के खिलाफ है, उससे क्या होते हैं, लोगों की जो धंधा होता है, यानी कि जो आजीविका होती है, उसको, उस पर प्रतिकूल मतलब प्रभाव पड़ता है। सी से हमने शुरुआत कर दिया। अब बेटा सी से के बाद बी अच्छा लग रहा है कि सी के बाद डी। चलो सी के बाद पहले हम बी देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट्स डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेसिडेंशियल एरियाज इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ना जो भी बोला था। शहर में इंडस्ट्रीज नहीं चलेगा, भाई कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, कितने लेबर्स मतलब भूखे मरने लगे थे, भाई क्या करें अब।
है ना, सारी इंडस्ट्रीज बंद जितने दिल्ली में थे, मैंने खुद ये देखा है। अब सुनो, सी के बाद बी सही लग रहा है, सी के बाद डी, सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, भाई कौन सी इंडस्ट्रीज? सी में तो कहीं इंडस्ट्रीज की तो बात ही नहीं हो रही है। इंडस्ट्रीज की बात हुई है यहां पे, तो ये इसके बाद ये दीस इंडस्ट्रीज आएगा, क्योंकि जैसे आप कहोगे दीस इंडस्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्रीज? बेटा सी में कोई इंडस्ट्रीज की बात नहीं की गई थी, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, आंसर 1। देखो ठीक है। नेक्स्ट आप, कंसिक्वेंस का सिनोनिम, बेटा बहुत आसान दिया है इस पेपर में आपको सिनोनिम्स। कंसिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, यानी आउटकम। कंसिक्वेंस और आउटकम दोनों का मतलब होता है नतीजा। प्लीज इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप भी हमें मोटिवेट करिए कि हम रोज आपके लिए कुछ करें, क्योंकि दिन भर क्लास लेने के बाद बेटा रात में 10:30 बजे तक हिम्मत खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो आपसे इतना एक्सपेक्टेड है कि आप भी एटलीस्ट इस चैनल के लिए कुछ कर दो। नेक्स्ट आओ, देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द आयल। बेटा आयल इसलिए नहीं बोलते, इसको आयल कहते हैं। आप जब प्लेन्स में चढ़ते हो तो आप देखते हो, प्लेन में हो या ट्रेन में हो, जब दोनों तरफ से सीट लगे हुए हैं, दोनों तरफ से सीट होते हैं, तो बीच में एक रास्ता होता है, खाली ऐसा रास्ता जाने का, है ना, बाकी दोनों तरफ सीट लगे हुए हैं, तो इसी को कहते हैं, इस रास्ते को आयल, इसको कहते हैं आयल। ठीक है, समझ में आया? तो दोनों तरफ के चेयर्स है रोज में, उसके बीच में आयल होते हैं। नेक्स्ट आओ, इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बेटा ब्लेसिंग का मतलब वरदान, और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। तो छिपा हुआ वरदान क्या हो सकता है? खुद सोचो तो क्या होगा? हाँ बेटा आयल क्या होता है? ISLE। ओके एक मिनट, ISLE ये होता है, अच्छा चलो लिख लो, रुको। आयल का मतलब अ स्मॉल आइलैंड होगा, ठीक है। I' होता है आई शैल या आई विल का शॉर्ट फॉर्म, और एल का मतलब होता है बीमार होना, एलिंग मदर, बीमार माँ। एल इज ही इज एलिंग, ही इज एलिंग, AIL का मतलब बीमार। ठीक है, चलो समझ में आ गया, सबका मीनिंग लिखवा रही हूं मैं। चलो, इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कि जो लगा कि यार मेरा तो बुरा हो गया, बर्बाद हो गया मैं, लेकिन एक ब्लेसिंग था। जैसे एक मेरे एक स्टूडेंट का, जब उसका उसमें हो गया था, एयरफोर्स में हो गया था, और उसी साल एयरफोर्स बंद हो गया और अग्निवीर चालू हो गया, उसके घर में बड़ा मातम पसर गया, और उसका इसी साल CPO में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गया वो। तो वही होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, व्हेन has a good effect even though at first it seemed it would be bad। जिसका असर अच्छा हो लेकिन लगे शुरुआत में कि यार बुरा हो गया, है ना। नेक्स्ट, अनबायस्ड का सिनोनिम पूछा है। बेटा जब अनबायस्ड कोई होता है ना, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। अब यहां पे पक्ष नहीं लेता है, उसमें कौन सा है याद रखना। बेटा अनबायस्ड का एक ऑब्जेक्टिव भी मीनिंग होता है। आप कहोगे मैम ऑब्जेक्टिव का मीनिंग तो होता है डिस्क्रिप्टिव का एंटोनिम। बेटा ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब आप फैक्ट्स पर बेस्ड रहते हो, अपने आइडियाज अपने व्यूज नहीं देखते हो। और सब्जेक्टिव होता है जब अपने व्यूज, जो आपका नजरिया है, आप उसके अनुसार चल रहे हो, तब सब्जेक्टिव हो जाता है। इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव लिखना, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पर्सनल व्यूज and
You consider only the facts. यानी सिर्फ आप तथ्यों को तौल रहे हो, आपके अपने व्यूज क्या है उस पर बेस्ड नहीं है। बेटा ऑब्जेक्टिव का एंटोनिम सब्जेक्टिव है। ये होता है इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ओन व्यूज। आप अपने आइडिया से इसीलिए सब्जेक्टिव जब पेपर आता है बेटा तो उसमें लिखना आता है। ऑब्जेक्टिव आता है तो खाली जो फैक्ट है आप वही रट के जाते हो, है ना। हिस्ट्री के फैक्ट्स रट के जाते हो तो ऑब्जेक्टिव पेपर देते हो। और जब उसका असर कैसे हुआ, उसका आज अगर गांधी जिंदा होते तो क्या होता, तो आपके पर्सनल आइडियाज पे बेस्ड सब्जेक्टिव पेपर होता है जहां पे आप अपने ओन व्यूज लिखते हो। ठीक है। डेफिनेटिव का मतलब एकदम डेफिनेट, निश्चित। नेक्स्ट आओ, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, एरर खोजना है। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू अवर एनवायरमेंट, जो आज का वर्तमान सेंचुरी का जो थ्रेट है एनवायरमेंट पे, विच इंक्लूड, अब देखो थ्रेट्स है तो इंक्लूड बिल्कुल सही है क्योंकि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। इंटरफेयरिंग स्पीशीज, स्पीशीज एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं। एलमेंट, देखो एल अभी कहा था ना बीमार, तो एलमेंट बीमारी। पोल्यूशन एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर, बेटा बॉइलिंग टेम्परेचर थोड़ी होगा, टेम्परेचर बॉइल थोड़ी कर रहा है, राइजिंग टेम्परेचर होगा ना, है ना, राइजिंग टेम्परेचर। वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस एट पेरिल। चलो हमको और एक पंगा है कि वर नहीं होगा, आर होगा। प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेड्स जो है वो क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं और ये डाल रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को खतरे में। बेटा प्रेजेंट सेंचुरी, जब आज का वर्तमान की बात हो रही है, आज के सेंचुरी की, अभी की सेंचुरी की बात हो रही है, तो वर नहीं आएगा बेटा, आर आएगा। एक तो सबसे पहले अब हम कहेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर और आर दोनों अगर ले तो कौन सा ज्यादा अच्छा होगा। बेटा एक तो बॉइलिंग और वर दोनों एक ही ऑप्शन में आ गया, सबसे अच्छी बात। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन में आता ना तो मैं ये वर को आर मानती, यानी जो ज्यादा खतरनाक मिस्टेक है उसको लेंगे ना पहले। नेक्स्ट आउट, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट मिस्टर राम यूजेस। बेटा यूजेस मतलब V1SES, जैसे V1SES देखेंगे हम समझ जाएंगे इज एम आर प्लस V3 आएगा, इज एम आर प्लस V3। अब क्या है, मिस्टर राम यूजेस मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इज यूज्ड, यस ये दोनों आ गया। अब जरा देख लो दोनों में क्या डिफरेंस है। मल्टीमीडिया इज यूज्ड बाय मिस्टर राम फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन, बिल्कुल सही है। मल्टीमीडिया इज यूज्ड फॉर टीच, ये तो गलत हो गया, आंसर इज सेकेंड, मल्टीमीडिया इज यूज्ड। देखो अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन में और वो है क्लोज टेस्ट। जरा फटाफट क्लोज टेस्ट करो तो, और क्लोज टेस्ट बिल्कुल ध्यान से समझो क्योंकि आप लोग यहीं पर फंसते हो, आप लोग यहीं पर फंसते हो। देखो सोक्राट्स इज फ्लाइंग, नो इज डैश, ओके कह रहा है जो सोक्राट्स है वो उड़ रहा है, नहीं भाई उड़ नहीं रहा है, ही इज, अब मुझे नहीं पता क्या है, आगे देखो, द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन अ कामिंग रिदम। इसका मतलब है कि वो उड़ तो रहा है क्योंकि इसका जो विंग्स है वो बीट कर रहा है एकदम शांत रिदम में। बेटा इसका मतलब है वो सोरिंग कर रहा होगा, जो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं ना तो बेटा सोरिंग होता है। क्योंकि आगे जब मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता फ्लाइंग नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है, क्योंकि स्लगिश का मतलब तो होता है बेटा लेजी, आलसी। रिडंडेंट का मतलब होता है जितना जरूरी उससे ज्यादा, जो आपको एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर में पढ़ाते हैं जिसको कहते हैं सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस।
है ना। पर्टिनेंट का मतलब हो जाता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज एसेंशियल, सुपर फ्लूअस। ठीक है, नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से। आप कहोगे यहां सोरिंग क्यों है? देखो, एक तो पर्टिनेंट का मतलब होता है ना रेलेवेंट, क्लोजली कनेक्टेड, जिस चीज से आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड है, यानी रेलेवेंट जिसको कहते हैं। तो यहां सोरिंग होगा, क्यों? क्योंकि उड़ रहा है ना। द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन अ calming rhythm, dash the cool air rushes past, यानी कि जो कूल एयर है वो पीछे हटता है और उसका विंग्स एक क्लोज रिदम में काम कर रहा है। बेटा अब बताओ यहां पे कौन सा वर्ड होगा जो फिट होगा? यहां पे वाइल होना चाहिए, क्योंकि जब उसके वाइल का मतलब के दौरान, जब उसके विंग्स बीट कर रहे हैं काम तरीके से रिदम में, उसी दौरान कूल एयर रशेस पास्ट, वाइल मतलब के दौरान ही। His wings are all that matter, dash at the rushing wind like the sails of some great sea vessel. देखो, his wings are all that matter, dash at the rushing wind, बेटा snapping होगा। स्नैप है ना, जब भी कोई चीज में ऐसे करके फट से आवाज करते हो या कट कट से तोड़ते हो ना, उस स्नैप होता है। तो स्नैप का मतलब यहां पे हो गया वैसे ही आवाज करना, टू मूव, टू मूव in a particular position, और खासकर जब आपको एक आवाज सा महसूस हो कि जैसे कोई चीज स्नैप करता है तो पट से टूट जाता है। तो कोई चीज अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आवाज उसके फड़ फड़, देखते हो ना पंख की आवाज होती है हल्की हल्की, वो देखो ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है अगर आप नहीं जानते मीनिंग तो। द द फेदरी अपेंडेजेस, यानी उसका जो अंग है, फेदरी मतलब वही पंखों वाला, ऑल ही इज एंड ही विल एवर वांट टू बी, वही तो चीज उसके पास है जो वो चाहता है और वो जो बनना चाहता है, बस उतना ही इसको चाहिए। His back muscles flex with the dash that take him high above the ground. उसका जो बैक मसल्स है कब फ्लेक्स करेगा बेटा? जब वो एफर्ट करेगा ऊपर उड़ने का, है ना, एफर्ट कर रहा है। बेटा मैनिपुलेशन तो होता है किसी चीज को मैनिपुलेट करना, यानी कि चेंज करना ताकि वो आपको सूट करे। एफेक्शन का मतलब लगाव होता है। मैनिपुलेशन is changing something to your advantage. अपने एडवांटेज के लिए कोई चीज का इस्तेमाल करना, चेंज करना कोई चीज को। लिटिगेशन का तो मतलब हो जाता है कानूनी पछड़े, जो लड़ाई वो झगड़ा, कानून, कानूनी झगड़े, है ना, कोर्ट केसेस। लिटिगेशन जो होंगे, याद रखना ये जो फोर्थ है लिटिगेशन, बेटा ये कोर्ट केसेस होते हैं। ठीक है, with the effort that takes him high above the ground. He feels the effort, of course, but sweeping into the sky does not require much of one. लेकिन कहा कि ये एफर्ट महसूस तो कर रहा है, लेकिन भाई ऊपर, इतना ऊपर उड़ान महसूस करने में ऐसा नहीं है कि उसको कोई ऐसा जरूरत पड़ता है। द डैश इज प्लेजरेबल, द डैश इज, बेटा इतना ऊपर जाने के बाद वो एफर्ट कोई असर डालेगा उस पर? क्योंकि इतना ऊंची उड़ान जो है ना, वो सेंसेशन जो महसूस होगा उसको, वो प्लेजरेबल होगा, यानी कि उसको खुशी देता है। अब आप कहोगे बाकी, बेटा इंडिग्नेशन जो होता है ना, इंडिग्नेंट अब तब फील करते हो जब आप सैड होते हो और एंग्री होते हो। अब ये बताओ, इंडिग्नेशन कहीं से भी उसको होगा इतना ऊपर उड़ान हट बढ़ने पर? नहीं, ये होता है क्या, सैडनेस एंड एंगर। जब आपको गुस्सा आता है, रोना आता है, वो लैमिनेट करते हो कोई चीज के ऊपर, एक परत चढ़ाते हो, लैमिनेट करते हो। एंड परवर्जन का मतलब होता है
कोई व्यक्ति परवर्ट कहलाता है ना जब उसमें बहुत ज्यादा सेक्स की भावना होती है जो नॉर्मल नहीं होता। तो परवर्जन इज, परवर्जन यहां लिख दो मैं, सेक्सुअल फीलिंग दैट इज एबनॉर्मल को परवर्जन होता है। यहां परवर्जन का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो? देखो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद उसकी जो सेंसेशन फीलिंग होती है वो एफर्ट सारा का सारा वर्थ है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उड़ान होती है उसकी वो प्लेजरेबल होता है, वो सेंसेशन कि सबसे ऊंचे हम उड़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूं। और याद रखना बेटा, ये मैं रोज आपको करा रही हूं, रोज करा रही हूं। अगर आपको इंग्लिश में सब कुछ सीखना है, स्पोकन भी, बढ़िया ऐसे भी लिखना सीखना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव इंग्लिश भी करना है और साथ में अपने स्पीड पे भी करना है, तब आप A to Z बैच लेना। नहीं तो अगर कहोगे मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंग्लिश करना है तो बैच 44, अब तो 40 का 44 आ चुका है, वो लोगे इंग्लिश स्पेशल ले लो या तो 55। आ जाओ, आज हम 12th नंबर आपका जो टेस्ट पेपर वो करवाने जा रही हूं मैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश बाय नीतू मैम पे आज 3rd डेमो चला है बैच नंबर 55 का, जो अभी लेटेस्ट बैच आया है। और ये सारे एग्जाम जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सब के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आ जाओ हम लोग आज का टेस्ट पेपर कर ले। उसके पहले बता दूं मैं कि बेटा हमारे यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सब बेस्ट फैकल्टी है। अब यही फैकल्टी ऑफलाइन पढ़ाती है, यही ऑनलाइन पढ़ाती है। तो आप ले सकते हो कोई भी बैच जिसमें सारे टीचर्स बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाएंगे। आ जाओ सेट 12 में इंग्लिश का जो सेट है ये 18/7 का है। और ये जो लास्ट आपका शिफ्ट होता है वो 5:15 का जो शिफ्ट है वो है। चलो बेटा आज 9:30 बजे क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेमो लिया था उसमें यूट्यूब में, इसीलिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा था फिर से आने का, क्योंकि थोड़ी थक गई थी मैं आज। हैज ही लॉस्ट हिज माइंड? क्या वो पागल हो गया है? ही इज फॉलिंग फाउल ऑफ एवरीबडी। फॉल फाउल ऑफ बेटा इस ईडियम का मतलब है कि लड़ाई करना, झगड़ा मोलना, क्वारल विथ, कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, सबसे लड़ाई कर रहा है। देखो, ठीक है। पजल का मतलब होता है कंफ्यूज होना। अ सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस का मतलब होता है कि किसी से मतलब नहीं रखना, लाइक यू कैन से कोल्ड फिश की तरह बिहेव करना, है ना। और एमिकेबल का मतलब होता है कि अच्छा तरीके से बातचीत करना, यानी फ्रेंडली वे में आना। तो बेटा एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली होता है, ये तो बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा फॉल फाउल ऑफ का मतलब, क्योंकि क्वारल का मतलब होता है झगड़ना। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे डिग्रेडेशन का हमें सिनोनिम चाहिए। हम इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बदले में डिग्रेडेशन का अगर बहुत क्लोज मीनिंग दिया होता सब, तब मैं पढ़ती। अब देखो, द प्लैनेट फ्रॉम डिग्रेडेशन, हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इस धरती को, इस प्लैनेट को फ्रॉम डिग्रेडेशन। बेटा ग्रेड से याद रखो, जब आप डिग्रेड करता है ना कुछ तो अपने ग्रेड से नीचे जाता है, यानी कि और खराब हालत में चला जाता है। उसी तरह से डीजेनरेशन, बेटा जब जेनरेट कोई चीज करता है तो उत्सर्जन होता है। डीजेनरेट और खराब होना, यानी कि नीचे जाना, पतन होना। डिग्रेडेशन का सिनोनिम है डीजेनरेशन। कोई भी चीज जनरेट करता है तो उत्सर्जन होता है, नया चीज बनता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, डिग्रेडेशन। बेटा हमें अपने प्लैनेट को डिग्रेड करने से बचाना पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज है उससे अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा उससे बचाने के लिए। बेटा पोल्यूशन कॉज करता है क्लाइमेट चेंज, लेकिन पोल्यूशन वन कॉज है क्लाइमेट चेंज का। अदरवाइज पोल्यूशन का मतलब तो आप अलग चीज है। हैजार्ड का मतलब होता है जो भी डेट्रीमेंटल होता है, हैजार्डस होता है, वो खतरनाक होता है, डेंजर। और अप्रूव करने का मतलब होता है कोई चीज को आप स्वीकृति दे रहे हो कि हाँ ये सही है, तो अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति। ठीक है, ठीक है। देखो साउंड बिल्कुल सही है बेटा, साउंड देखो। नेक्स्ट आओ,
माई मदर सेड दैट बेन विल डन, ये गलत हो गया। मदर सेड बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो आगे भी सेकेंड फॉर्म ही चलेगा, वुड का यूज करिए क्योंकि विल का पास्ट टेंस वुड है। यस, सीपीओ मेंस के लिए योगेश बिल्कुल स्पेशल बैच बना के रखा हुआ है, केडी लाइव में चले जाना। एंड वुड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, आगे पास्ट चलेगा और हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ये चीज याद रखना है आपको, यानी कि थर्ड है ये। देखो नेक्स्ट आओ, आयरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक। बेटा बाय वॉक नहीं होता, बाय कार होता है, बाय बस होता है, बाय प्लेन होता है, पैदल के लिए ऑन फुट होता है, इसीलिए ये होगा। प्रत्येक दिन वो पैदल जाया करती थी, एवरी सिंगल डे ऑन फुट। देखो नेक्स्ट आओ, समथिंग दैट इज absolutely necessary, that cannot do without, that you cannot do without, indispensable, अपरिहार्य, जिसके बिना काम ना चले। जैसे मेरे वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है इंडिस्पेंसिबल, है ना, क्योंकि हर एग्जाम में आपको जरूरत पड़ती है इस बुक की। बेटा इंसुलेट जब करते हो किसी चीज को तो उसका असर ना पड़े। जैसे होता है ना कि अगर आप इंसुलेट कर देते हो तो करंट नहीं लगता है ना। तो इंसुलर का मतलब क्या हो गया भाई, जिसको कोई चीज प्रभाव ना डाले। अब याद रखना कि इंसुलर जब आप बन जाते हो ना, इंसुलर बनने पर आप पर किसी तरह की फीलिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई कुछ बोल दे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसका मीनिंग लिखो यहां पे, नॉट इंटरेस्टेड और एबल टू bear या tolerate new ideas or people। नए तरह के कोई आइडिया आए, नए तरह के लोग आए तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन था ना वो। आइसोलेटेड, बेटा आइसोलेटेड अकेला पड़ता है, एलोन। और इनटॉलरेंट होते हैं जो कोई चीज टॉलरेट नहीं करते, है ना। वन हु डज नॉट टॉलरेट और बेयर एनीथिंग, कोई भी चीज को बेयर करना या टॉलरेट नहीं करते हैं। समथिंग लगा दो, एनीथिंग की लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज वो टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, इनटॉलरेंट का मतलब होता है टॉलरेट नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। राइट, अगर मान लो आप दूध पीते हो उल्टी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, तो आप कहोगे मैम मैं लैक्टोज इनटॉलरेंट हूँ, यानी कि मैं दूध पीता हूं तो टॉलरेट नहीं होता है मेरे बॉडी को। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ, मिस्टर राम कुमार द कैशियर, आर नहीं इज होगा। बेटा राम कुमार ही है जो कैशियर है, वही एक व्यक्ति है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए ना। इज ऑन टेम्पररी विड्रॉवल फ्रॉम सर्विस, यानी कुछ दिनों के लिए वो विड्रॉ कर लिया गया है उसे सर्विस से, यानी एक ही व्यक्ति है, सिंगल, तो इज लगाओ। कितना आसान आया देखो। द एग्रीमेंट वॉज टर्मिनेटेड बाई म्यूचुअल कंसेंट। आप देखो जरा ध्यान से कि इनकरेक्ट स्पेलिंग है किसी में। द एग्रीमेंट वॉज टर्मिनेटेड बाई म्यूचुअल consent, the agreement was terminated by mutual consent। mutual ठीक तो है, terminated तो यहां स्पेलिंग गलत है, ठीक है फाइन। देन consent का स्पेलिंग यहां गलत है, terminated by mutual consent। एग्रीमेंट की स्पेलिंग यहां गलत है, नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या बना दिया, ये क्या है ये क्वेश्चन। वॉज टर्मिनेटेड बाई म्यूचुअल कॉन्सेंट, ठीक तो लग रहा है, देखो तो जरा।
चलो, ये ऑप्शन में सारा स्पेलिंग सही है, हालांकि पता नहीं क्वेश्चन में भी सारा स्पेलिंग सही है। हाँ, ऑप्शन 1 सही है, क्वेश्चन गलत है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फीबियन जिसको कहते हैं उभयचर। बेटा टोड एंड फ्रॉग, ये दो है, ये दो जानवर ऐसे हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं। बेटा मेरीन जो होते हैं ना, वो समुद्र में रहते हैं, दैट लिव इन ओशन। आर्बोरियल होते हैं, दैट लिव ऑन ट्रीज, ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, दैट लिव ऑन लैंड। आर्बोरियल होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, और मेरीन होते हैं जो समुद्र में रहते हैं। और पानी और लैंड दोनों में जो रह सकते हैं उसको एम्फीबियन कहते हैं। बेटा ये बायो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेटा एवरेस्ट में सीई आता है, इसका मतलब लालच होता है, ग्रीड, ठीक है, मतलब लालच। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, नॉट फेवरेबल, जिसको कहते हैं प्रतिकूल। बीच का मतलब होता है लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन होते हैं ना जो कलर में, वो बीच कलर होते हैं। एडमॉनिश का मतलब होता है डांटना, मैंने इसका बहुत सिनोनिम लिखा है, शाइड, रेप्रिमांड, रिब्यूक, रिबफ, रिप्रूव, चैस्टाइज, कैस्टिगेट, है ना। एडमॉनिश का मतलब हुआ डांटना। नेक्स्ट आओ, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी बिकॉज इट वॉज अंडर मैसिव डेट्स। बहुत भारी कर्ज में था, इसे कंपनी ने डिसाइड किया कि अपना जो स्टेक है, उसका जो शेयर है, वो जो उसकी एक और कंपनी है सब्सिडियरी, उसको बेच दिया जाए। बेटा ध्यान से देखो, जब कंपनी एक है तो अपना स्टेक बेचेगा तो इट्स स्टेक होगा ना, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा है जो सही होगा। तो देखो तो जरा, सेल इट्स स्टेक, सेल इट्स स्टेक इन इट्स, दोनों में इट्स चाहिए था मुझे, ठीक है। देखो, क्योंकि जैसे हम यहां पे देर देखें, समझ गए कि भाई यहां पे गलत है, यहां देखे इट्स बिल्कुल सही था, लेकिन यहां देर है, हमें दोनों इट्स चाहिए। नेक्स्ट आओ, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी शी प्रेज फॉर एन ऑरेकल टू गाइड हर। बेटा PREY, ये क्या होता है? PREY का मतलब होता है शिकार, ठीक है। अब प्रे का मतलब शिकार है, यहां तो प्रार्थना करने की बात होगी ना, ये हो गया प्रार्थना। बेटा प्रेज का मतलब होता है क्या, बताओ? प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। प्राइस तो जानते ही हो क्या है, प्राइस मतलब कीमत हो गया। और लास्ट आओ प्रे, तो बेटा प्रे में शी है तो प्रेज होगा, प्रे नहीं होगा, ठीक है। सुनो, शी प्रेज फॉर oracle टू गाइड। बेटा ऑरेकल जो होता था ना, पुराने जमाने में माना जाता था कि ऐसा प्लेस होता है जहां पर जाते हैं तो गॉड आपको गाइड करता है, राइट। तो यहां पे PREY की जगह पे प्रेस लगाओ, क्योंकि शी है, शी के साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। चलो नेक्स्ट आओ, राहुल नोस, पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे हम V1 देखते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं V1 है तो इज MR प्लस V3 आना चाहिए। बेटा इज MR प्लस V3 यहां है, और याद रखना नोन के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, तो इसीलिए इसका आंसर हुआ सेकेंड। देखो नेक्स्ट आओ, द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है बेटा खिलना, ब्लूम मतलब खिलना। कोई भी चीज जब खिलता है ना तो फ्लरिश करता है। अब इसका उल्टा क्या होगा, फेडिंग, यानी फेड मतलब मुरझाना। अगर आप ब्लूमिंग की बात करोगे तो फ्लरिशिंग चलेगा, क्योंकि ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना,
जिसे फ्लावर्स ब्लूम कहते हैं। और फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना। स्प्राउट, आप कभी खाए हो स्प्राउट्स? उसमें बस तुरंत ही बीज में से अंकुर निकल ही रहा होता है, अंकुरित जो होता है ना? तो स्प्राउटिंग होता है अंकुरित होना। अब अंकुरित होने का इंग्लिश क्या हुआ? बिगिन टू ग्रो। देखोगे बीज में से जब छोटा सा उसमें से पौधा निकलेगा तो वो होता है अंकुरित होना। तो स्प्राउटिंग का सिनोनिम ग्रोइंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द ट्रक वॉज कैरिंग अ हैवी लोड। बेटा हैवी का एंटोनिम पूछा है भगवान, क्या पूछता है? देखो क्वेश्चन। बेटा हैवी का मतलब होता है भारी, मैसिव का मतलब होता है भारी भरकम, है ना? भारी भरकम। तो हैवी का मैसिव कह सकते थे, राइट? उसका उल्टा क्या होगा? लाइट। लाइट मतलब हल्का। आसान वर्ड पूछा है। नेक्स्ट आओ। टू बी इन टू माइंड्स। बेटा जब आप दो माइंड में होते हो ना, जाना चाहिए, छोड़ो नहीं जाते। ये टू माइंड्स में है, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रही हूं मैं। टू बी अनसर्टेन, टू बी इनडिसाइसिव, है ना? दो माइंड में जाए नहीं जाए, करे नहीं करे, वो होता है टू बी अनसर्टेन। नेक्स्ट आओ। अब है सेंटेंस अरेंज करना। द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स। भाई कौन सा क्रीमी बॉक्स हमें नहीं पता, इसका मतलब है ए से शुरुआत नहीं होगा। द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एक्सक्विसिट लिटिल एनामल बॉक्स। ओके, देखो उसको एक एनामल बॉक्स दिखाया इस मैन ने, यानी इसी बॉक्स की बात हो रही होगी, है ना? As the box was too expensive, priced 28 guineas, she asked the shopkeeper to keep it for her. क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था, उसने कहा मेरे लिए रख देना। She went inside a little antique shop in Curzon Street. यार पहले वो शॉप के अंदर जाएगी ना, उसके बाद उसको आदमी मिलेगा, वो उसको बॉक्स दिखाएगा, बॉक्स एक्सपेंसिव होगा, बात की कहानी तो बाद में, पहले शुरुआत तो डी से कर दूं मैं, शुरुआत डी से। अब डी के बाद सी कि डी के बाद बी? चलो डी। शी वेंट इनसाइड अ शॉप, एंटीक शॉप मतलब प्राचीन चीजें मिलती थी, कर्जन स्ट्रीट में। दिस वॉज द यूजुअल शॉप वेयर द शॉपकीपर वॉज रेडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर। रेडिकुलस का मतलब होता है बेटा मजाक, जिसको कहते हैं ना मजाक उड़ाने के रूप में। तो जब आती थी ना ये एकदम पागल हो जाता था उसको सर्व करने के लिए। अब चलो डी के बाद सी सही है कि डी के बाद बी सही है? डी के बाद सी। एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव। बेटा कौन सा बॉक्स? यहां तो कोई बॉक्स का जिक्र हुआ ही नहीं, तो डी के बाद सी में कैसे लगा दूं? डी के बाद बी। द मैन ऑन द काउंटर हो गया सही, क्योंकि उस आदमी के बारे में बात किया है जो बहुत ज्यादा इसको सर्व करने के लिए एकदम तत्पर रहता था, और जो मैन काउंटर में था उसने उसको एक बॉक्स दिखाया। बॉक्स दिखाएगा तब ना बॉक्स की बात करोगे, यानी डी के बाद बी आंसर हमारा है डी। आंसर ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरह से करते हैं? बेटा आपको कभी कभी पूरा पढ़ना पड़ेगा और कभी कभी आप इस तरह से कुछ निकाल सकते हो, रिलेट कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट। बेटा प्लाइट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लम, डिफिकल्ट कंडीशन ऑफ ए पर्सन इज प्लाइट। डिफिकल्ट कंडीशन, इसका सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम? अच्छा एंटोनिम पूछा है। इसका सिनोनिम प्रेडिकामेंट है, इसका सिनोनिम क्वांडरी है, बिल्कुल सिनोनिम है। डिलिमा का मतलब होता है दुविधा, जो अभी कहा था ना इन टू माइंड्स, वो डिलिमा था। ठीक है ना, दुविधा, इन टू माइंड्स डिलिमा होता है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन का एंटोनिम एडवांटेज होगा ना? यस, एडवांटेज। आपको कोई चीज एडवांटेज मिल रहा है और उसका उल्टा क्या होगा? परेशानी में हो, है ना? एडवांटेज आपके बेहतरी के लिए हो जाता है। फाइन।
नेक्स्ट आओ, सिनोनिम ऑफ द वर्ड सर्टेन। सर्टेन मतलब है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। बेटा यहां पर निश्चित रूप से जो होगा वो ऑफ कोर्स डेफिनेट होगा, है ना, क्योंकि कॉशन का मतलब होता है सावधानी, याद रखना, कॉशन मतलब सावधानी। तो सर्टेन का मतलब है निश्चित रूप से। इसमें आपका सिनोनिम वगैरह बहुत आसान था। कॉशन इज सावधानी। अगर इसका एंटोनिम पूछा सर्टेन का तो डाउटफुल होता, डाउटफुल एंटोनिम होता, एंटोनिम ऑफ सर्टेन। एंटो लिखा है, इसका मतलब एंटोनिम है, ठीक है ना, ऑफ सर्टेन। देखो क्लियर। द karaoke program was planned by the club, was a grand success। बेटा ये कौन है karaoke जो प्रोग्राम था? प्लान्ड बाय द क्लब होगा, क्योंकि आप कहना चाहोगे कि ये जो karaoke प्रोग्राम था ना, that was planned by the club was a grand success। अब that तो है ही नहीं, that was planned। जब that नहीं तो was भी हटा दो। हम यहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जोड़ रहे हैं कि जो karaoke प्रोग्राम था ना, दैट वाज प्लान्ड बाय द क्लब। अब वॉस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दैट नहीं है, तो हो गया karaoke प्रोग्राम प्लान्ड बाय द क्लब वॉस अ ग्रेट सक्सेस। दो बार वॉस लगाने का मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट, दे विल नॉट वाटर द प्लांट, पैसिव वॉइस, विल नॉट वाटर, विल नॉट बी वाटर्ड, will not be watered, will not be watered। बिल्कुल सही है। अब दे है तो by them होगा ना, by us कहां से हो जाएगा? ठीक है, देखो अब आ जाओ क्लोज टेस्ट। देखो ये क्वेश्चन पेपर आसान था। वॉर इज मोस्टली ग्लोरिफाइड। बेटा वॉर को ना बहुत भव्य बना के हमें दिखाने की आदत है। एंड डैश बाय सोसाइटी, एंड जब ग्लोरीफाई करते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, है ना, उसके प्रशंसा के गीत गाते हैं। तो यूलॉजी का मतलब होता है क्या? तारीफ। यूलोजाइज का मतलब होता है तारीफ करना, इसीलिए प्रेज्ड। अब देखो सबसे पहले जब ग्लोरीफाइड लिख रहे हो तो मिलता जुलता वर्ड चाहिए तुम्हें। The real picture of warfare is as horrific and dash as one can imagine। बेटा and से जोड़ा है तो horrific से मिलता जुलता वर्ड कौन है यहाँ पे? Devastating। बेटा devastating होता है विध्वंसकारी। आप चाहो तो लिख सकते हो। अब सोचो जब horrific है तो बेटा horrific से मिलता हुआ वर्ड devastating है, क्योंकि जो इंस्पायर कर रहा है आपको वो आपको प्रोत्साहित कर रहा है कुछ करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई चीज आपको हैंकर कर रहा है तो आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो हम एंड से जब जोड़ते हैं ना तो मिलता जुलता वर्ड जोड़ते हैं, इसलिए ग्लोरीफाइड है तो यूलोजाइज्ड होगा, क्योंकि प्रेस्ड है, भव्यता दिखाई जाती है, प्रेस की जाती है। लेकिन जो भी युद्ध होता है ना वो बहुत ही गंदी चीज है, हॉरिफिक और डिवास्टेटिंग है। Often soldiers who witness death-like experiences suffer from psychological disorders and are dashed for the rest of their lives and are numbed होगा। ऐसे सोल्जर्स है ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फेस करते हैं। नम का मतलब होता है सेंसिटिविटी खत्म हो जाता है, वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना हॉरिफिक देखा होता है ना कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, नम का मतलब होता है
नॉट एबल टू फील एनीथिंग। अगर नम नहीं होता तो मैं हार्डेंड लगा देती। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। शेल्ड का मतलब होता है बमबारी होना, बमबारी करना या होना, जो भी यहां पे मीनिंग निकले। शेलिंग, शेलिंग होता है बमबारी किया जाता है, गोलियों की बौछार की जाती है, तोप से हमला किया जाता है। तो जैसे एक आपको मैं बताती हूँ, एक न्यूज आया था कि किस तरह से वॉर कुछ जगहों पर कैसा डिवास्टेशन क्रिएट करता है। उसी में था ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के पहले की बात थी कि जो गाजा पट्टी है ना, गजा पट्टी जिसको कहते हैं, है ना, वहां पे इजराइल की तरफ, यस, ये यूक्रेन का लड़ाई नहीं था, गजा पट्टी की बात थी। वहां पे एक भाई का जब डेथ हुआ ना, तो दूसरे भाई के ना रोया ना आंसू निकला, वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो कहा कि भाई इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है कोई अपने भाई के डेथ पर। तो कहा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि इसने इतनी मौतें देख ली है कि अब ये जो रूटीन वे में जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या हो गया था लड़का, वो नम्ड हो गया था। ठीक है। Many war poems contrast all the sentimental myths about warfare by dash the harsh reality that soldiers face। लेकिन कुछ पोएम्स है जो कॉन्ट्रास्ट में है, यानी जो सेंटिमेंटल झूठ फैलाए जा रहे हैं ना वॉर के बारे में, उससे कॉन्ट्रास्ट में है। और वो हार्श रियलिटी जो बिल्कुल नंगा सच होता है ना सोल्जर्स के बारे में, उसको एक्सपोज करता है। यानी कुछ पोएम्स जो है वो वॉर के बारे में बहुत विध्वंसकारी रूप पेश करता है, जो कॉन्ट्रास्ट है। कैसा कॉन्ट्रास्ट में है, जो मिथ यानी मिथक, जो मिथ्या यानी झूठ, सेंटिमेंटल झूठ फैलाए जा रहे हैं उससे। द रियल ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब वही होता है मेंटल प्रॉब्लम, इज सीन इन पीपल हु आर लेफ्ट टू डैश फॉर द लव्ड वंस आफ्टर दे आर गॉन। भाई जो मर गया वो मर गए, लेकिन उसके पीछे जो मातम मनाने के लिए बैठे हुए हैं, मोन द डेथ ऑफ द लव्ड वंस, असली ट्रॉमा तो उनमें दिखता है। ठीक है, देखो समझ में आया। तो आपको एक पैसेज को पढ़ के समझना पड़ेगा, वो फील देने के लिए हमें कौन सा वर्ड चाहिए। पहला मैंने कहा कि भाई कंजंक्शन एंड से जोड़ेंगे तो लगभग सेम फीलिंग वाला वर्ड होना चाहिए। यहां पर भी एंड से जोड़ा तो सेम फीलिंग वाला वर्ड होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फेस करते हैं, वो फील करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त, अपने साथी, अपने जो जिनका आज्ञा का पालन कर रहे हैं उनको मरते देखते हैं और इतनी मौतें देखते हैं। लेकिन कुछ पोएम्स होते हैं जो ये सेंटिमेंटल झूठ है ना उसके खिलाफ लिखे गए हैं, जो एकदम हार्श रियलिटी को, नंगा सच को एक्सपोज करता है। लेकिन असली ट्रॉमा तो उनमें दिखता है जो मर जाने के बाद जो लोग होते हैं ना, उसके पीछे उनके डेथ को मोर्न करने के लिए यानी मातम मनाने के लिए बचे रह जाते हैं, है ना। तो चलो ये हो गया आज का खत्म। रंजन को आया है 21, बाकी कितनों को क्या आया है, कितना आया है, प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने लोग टेस्ट दे रहे हो और सही में कितने लोग कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम इसमें, और 9:30 बजे मैं आऊंगी कल आपका गोल्डन रूल्स लेने के लिए। आज मैंने उसमें बहुत बढ़िया से टेंस पढ़ाया है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्रेजेंट टेंस जो मैंने पढ़ाया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।